बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर सब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो जनाब, 2 दिन के बाद कल का नावल आपको कैसा लगा? रिस्पांस बहुत कम है। काइंडली चैनल पर आया करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर लिख के जाया करें। और जो फरमाइश है वो साथ के साथ में सबकी मेरी पूरी कोशिश होती है कि वो साथ के साथ ना सबकी मैं पूरी करती जाऊँ। आज जो मैं नावल पढ़ रही हूँ वो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा। मुझे इसको मैंने थोड़ा सा चेक किया तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा पढ़ना चाहिए आपके लिए, इसलिए मुझे ना इसकी थीम का कुछ अंदाज़ा नहीं है। थोड़ा बहुत जो पढ़ने से पता चला वो यही है कि बॉस और एम्प्लॉय बेस्ड है, खूबसूरत रोमांटिक स्टोरी है। तो मैं ना इसकी जो भी थीम होगी वो मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। नावल अच्छा है फ़िलहाल और इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो नावल जो है वो मैंने चूज़ किया है शुआ डाइजेस्ट से, और ये है जनाब एक बूंद से समंदर बने बाय शहनीला सदीकी का। कंप्लीट नावल है, बहुत खूबसूरत नावल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं, वो बिगड़े तासुरात के हमरा इसके कमरे में दाखिल हुआ। मुझे क्या खबर आज तुमने क्या क्या सुना? सब कुछ जानते हुए भी वो भरपूर अनजान बन रही थी। तुम जानती हो मीरा, बफजूल एक्टिंग मत करो। इसे इत्मीनान से इस्त्री करते देखकर वासिफ का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच रहा था। देखो वासिफ, इस बात का तो मुझे इल्म है और तुम्हें भी पता होगा कि तुम्हारे हिसाब किताब को संभालने के लिए मुनकर नकीर ने 10-15 असिस्टेंट मुकर्रर किए हैं अपने साथ, लेकिन बाय गॉड मैं बहैसियत असिस्टेंट तैनात नहीं हुई। वो कपड़ों को हैंगर करने लगी। वो कुर्सी पर बैठा उसे घूर रहा था, लेकिन वो उसी खतरे के पेश नज़र उसे देख ही नहीं रही थी। किस हैसियत से तैनात हुई हो तुम? वो असल मौजू पर आया। मैगज़ीन में क्या हो सकता है, तुम जानते तो होगे। नौरीना ने तो बस मैगज़ीन के ऑफिस पहुंचने की इत्तला दी थी, मज़ीद तफसीलात तो जाकर ही पता चलेंगी। अब वो अपने बैग को खंगालने में मशगूल थी। तुम्हें ज़रूरत क्या है नौकरी की? तुम मेरी मंगेतर हो, चंद माह बाद मेरे घर में होगी और खाला जान भी हमारे साथ रहेंगी। फिर क्या मुसीबत पड़ गई है तुम्हें? अब के वो नरम लहजे में पूछ रहा था, लेकिन लफ्ज़ों का इंतखाब उसके दिमाग की गर्मी को जाहिर कर रहा था। वासिफ, एक बात तो तय है कि अम्मी तुम्हारे यहाँ हरगिज़ नहीं रहेंगी, और इस बात का इल्म तो तुम्हें होना चाहिए कि अम्मी का मिजाज कैसा है। और दूसरी बात, जो कि मैं तुम्हें 1000 मरतबा बता चुकी हूँ, कि अदिल भाई के आने तक मैं हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। वो बेहद संजीदगी से बैग एक जानिब रखकर वासिफ की आंखों में झांक कर मजबूत लहजे में बोली। न जाने क्यों लोग हमारी फीलिंग्स को नहीं समझते। लोग खुद अपनी ज़ात को अहमियत देते हैं कि दूसरों की ज़ात उनकी नज़रों में इस कदर हकीर हो जाती है कि हर मामले में दूसरे की बात को रत्ती बराबर अहमियत देने को तैयार नहीं होते। क्या ज़रूरी है कि आप लोगों को अपने एहसासात बताएं, उन्हें बावर कराएं, तभी उन्हें आपके अंदर बीतने वाले मौसमों का पता चले। मोहब्बत करने वाले तो बग़ैर लफ्ज़ों के हर बात को सुन लेते हैं, बग़ैर एहसास दिलाए हर बात महसूस कर लेते हैं। लेकिन ये दावेदार न जाने कैसे थे, हर एहसास से आरी और अपनी ज़ात के गुंबद में बंद मगरूर थे। उनके सिर्फ अपने एहसासात थे जिनके लिए वो चाहते थे कि उनके सामने वाला उनके हर जज्बे को हर लम्हा महसूस करे। उनकी खुशियाँ, उनके गम, सबको बहुत तवज्जो से महसूस करे, बल्कि उस पर इजहार खुशी और इजहार गम भी किया जाए। लोगों की जहनीत इस कदर महदूद क्यों हो गई है? उसका दिल चाहता था कि वो अपनी खाला के घर के लॉन को हाइड पार्क का गोशा समझकर इतना बोले कि उसके अंदर की सारी भड़ास, सारी मुरझाई हुई ख्वाहिशात पूरी हो जाए और सबको खुले लफ्ज़ों में उनकी असल हकीकत बता दे कि आइंदा के लिए उनके पास से लफ्ज़ों के इजहार की तमन्ना मिट जाए। लेकिन ये महज एक दीवाने का ख्वाब ही तो था। उसकी खाला उसकी होने वाली सास थी, और वो महज सास ही थी, खाला नहीं। ये एक सास में जो आला दर्जे की खामियां पाई जाती थी, वो बदकिस्मती से उसकी खाला में बदर्जा तब मौजूद थी। सोने पर सुहागा के वो हद दर्जा एहसास कमतरी या शायद एहसास बर्तरी का शिकार थी। उनको शक था, बल्कि काफ़ी हद तक यकीन था, कि मीरब उनका एहतराम नहीं करती। वो आती हैं तो वो उन्हें सलाम करके गायब हो जाती है और उन्हें वो तवज्जो नहीं देती जो वो डिज़र्व करती हैं। मीरब तन्हाई में बैठकर सोचने लगी कि आज तो उसने खाला को कहकनुमा मुस्कुराहट भी दी थी। हाथ माथे तक ले जाकर सलाम किया था, बल्कि उसे तो ये महसूस हुआ कि वह हाथ पेशानी तक नहीं ले गई, बल्कि पेशानी हाथों तक ले आई थी। फिर अम्मी के कहने से पहले ही अपने हाथों से कबाब पकौड़े तलकर बिस्किट और चाय के साथ ना सिर्फ इज्जत से पेश किया था, बल्कि चाय जैसी कड़वी चीज़ खुद भी जहर मार की थी। लेकिन जैसे ही वो कमरे में आई, उसे खाला की पाटदार आवाज़ में मसनूई नमी के साथ सुना दिया कि अभी तो नौकरी की इत्तला मेरी है। तो मीरब इतनी मगरूर हो गई और खाला के पास 2 घड़ी नहीं बैठी। जब मुलाजमत पर जाने लगेगी तो खुदा जाने
हम मीरब का चेहरा देख सकेंगे कि नहीं। वो लंबी सांस भरकर कपड़ों पर इस्त्री करने लगी। जब दोनों सूरतों में बातें सुनना उसका मुकद्दर है तो क्यों ना अपनी करे और फिर इत्मीनान से सुने। हालांकि ये कभी भी नहीं हो सकता था कि वो अपनी खाला कम सास के सामने 1.5 गज की ज़बान चलाए। ये उसकी माँ की तरबियत ही नहीं थी। खुद उसकी अम्मी ने बड़ी बहन होने के बावजूद आज तक छोटी बहन को कुछ ना कहा था, तो वो अपनी अम्मी का सर थोड़ी झुका सकती थी। ये कोई अक्लमंदी नहीं है कि जो काम तुम्हारी अम्मी ने सारी उम्र किया वो तुम भी करो। बड़े भी गलतियां कर सकते हैं और आंटी की गलती ये है कि वो हमेशा खामोश रही, हर एक की बात को सब्र से बर्दाश्त करती रही, यहाँ तक कि छोटी बहन को आज तक उसकी बुरी भली बात पर कुछ ना कहा, और जो आज वो सर चढ़कर बोलती हैं। कभी तुमने अपने मुस्तकबिल के मुतालिक सोचा है? एक हद दर्जा सासनुमा जिल्लाद जिसकी ज़बान से हमेशा शोले उगलते रहते हैं, तुम उसके चंगल में जा रही और वासिफ मियाँ ने तो मंगनी करके तुम पर एहसान ला दिया जो तुम कभी ना उतार सकोगी। और वो साहब जो जूलियस सीज़र बंद कर तलवार लहराते हुए मुस्कुरा कर कहते हैं, क्लेओपेट्रा तुम्हारे लिए अपनी माँ से टकराया हूँ। ये मोहतरम को मालूम नहीं कि माँ को अपने मासूम मेमने के साथ एक हद दर्जा मजलूम गाय मिल रही है। नोरीना एक लंबी तकरीर झाड़ देती। वो हद दर्जा खाइफ थी उन दोनों की सब्र और खामोशी की आदत से, लेकिन मीरब उसे एहतजाजी नज़रों से देख रही थी। ये फाउल है नोरीना, वासफ को तुमने मेमना और मुझे गाय कहा। इट्स नॉट फेयर। उसकी आंखों में शरारत देखकर नोरीना का पारा मज़ीद चढ़ जाता। गाय ना कहूँ तो भैंस कहूँ, शक्ल देखो अपनी कुर्बानी की, मासूम सी गाय लगती हो। वो घर आकर गौर से आईने में अपना चेहरा देखती। शायद वाकई कुर्बानी की गाय लग रही हूँ तो थोड़ी बहुत मज़ीद मासूमियत तारी करके आज खाला को सलाम झाड़ दे, शायद उन पर खातिर खा असर पड़ जाए। नोरीना के बताए हुए पते पर वो अगले दिन तारिक रोड पर अली सेंटर ढूंढती फिर रही थी, जिसके सामने की वाइट बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर शहर मैगज़ीन का दफ्तर था। आधा घंटा ख्वार होने के बाद उसने बिलाखिर मजबूर होकर एक साहिब से पूछा तो उन्होंने चंद दुकानों के आगे अली सेंटर के होने का यकीन दिलाया। वो उसे घूर कर आगे बढ़ गया। अली सेंटर को देखकर उसका पारा हाई होने लगा। वो जिसे बुलंद बाला इमारत समझ रही थी वो एक साइकिलों के पंक्चर लगाने की दुकान थी। वो चंद लम्हे अली सेंटर को खूनखार नज़रों से घूरने के बाद पुश्त मोड़ने पर मजबूर हो गई, क्योंकि अब अली सेंटर वाले सारे के सारे उसे शौक से देख रहे थे। लेकिन अब सामने देखकर वो तजब्जुब का शिकार हो गई, क्योंकि ये सफ़ेद इमारत नहीं बल्कि काफ़ी बुलंद वाला सब्ज़ रंग की इमारत थी, जिसकी शान देखकर लग ही नहीं रहा था कि यहाँ किसी मैगज़ीन का दफ्तर भी हो सकता है। पहले तो ख्याल आया कि सबको भाड़ में झोंक कर अपने घर जाने वाली बस पर सवार हो जाए, लेकिन आखिरी कोशिश करने का सोचकर उसने इमारत की जानिब कदम बढ़ा दिए। यूं भी उसे गुत्थियां सुलझाने का शौक़ हो रहा था कि सफ़ेद इमारत रातों रात सब्ज़ किस तरह हुई। वो फिसलते हुए बैग के स्टेप को शानों पर मजबूती से जमा कर अंदर दाखिल हुई। 3 लिफ्ट्स मौजूद थी और अपने काम में तेज़ी से मशगूल थी। उसने भी लिफ्ट में जाने को बेहतर समझा। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उससे चारों जानिब देखा हुआ ड्रेस खवातीन हजरात आ जा रहे थे। बहरहाल इतना रश नहीं था। उसे कहीं भी शहर मैगज़ीन की तख्ती नज़र नहीं आ रही थी। उसी लम्हे वो दरवाज़ा खुला जिसके सामने खड़े होकर वह अहमकों की तरह किसी ऐसे नुक्ते की तलाश कर रही थी जिससे उस दरवाजे पर उसे शहर मैगज़ीन होने का यकीन हो जाए। दरवाजे से बाहर आने वाले ने उसका जायज़ा लिया और जाते जाते ठहर गया। वो संभल कर खड़ी हो गई। अब ख़ास एतमाद की ज़रूरत थी। हो सकता है यही एडिटर साहब हो। उसने गैर महसूस तरीके से अपनी पेशानी पर चमकता पसीना साफ़ किया। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकते हैं शहर मैगज़ीन का ऑफिस कौन सा है? वो उसे घूरता देखकर अंदर ही अंदर ताव खा रही थी, फिर भी लहजे को नर्म रखकर पूछा, आप किस सिलसिले में तशरीफ़ लाई हैं? अफसाने देने हैं या शायरी छपवानी है? वो बहुत इत्मीनान से उसको जवाब दिए बगैर सवाल कर रहा था। जी नहीं, मैं दूसरे काम से आई हूँ। उससे जल्दी से इनकार किया कि शायद वो समझा कि ये लड़की अपनी दुख भरी कहानी या तुकबंदी छुपवाने लाई है। मीरब को अब यकीन हो चला था कि यही ऑफिस है और ये मोहतरम एडिटर या सब एडिटर है। ये अंदाज़ा उसने मोहतरम के हुलिये से लगाया था, क्योंकि खासे नक्सक से दुरुस्त थे। और दूसरा अंदाज़ा यूँ भी हुआ था कि एडिटर वगैरह को बड़े हैबतनाक तजर्बे हुए होते हैं। जिस तरह एक सामे किसी शायर को देखकर डर जाता है, उसी तरह एक एडिटर कागज़ का पलंदा उठाए किसी हवंग किस्म के नौवारस से डरता है। और मीरब को यह कतई नामंजूर था कि उसे किसी हवंग किस्म का शायर समझे। आपका नामा क्वालिफ़िकेशन क्या है? वो शायद समझ गया था कि सामने खड़ी नागवार तासरात वाली लड़की नौकरी के सिलसिले में तशरीफ़ लाई हैं।
यहीं पर इंटरव्यू होगा, उसने बुरा मानकर चारों जानिब देखा। आने जाने वाले लोग अब उन्हें तवज्जो से देख रहे थे। आप चाहती हैं तो अंदर भी हो सकता है, उसने मुस्कुराते हुए पूरा दरवाज़ा खोल दिया। मीरब ने अंदर दाखिल होने से पहले एहतियातन अंदर की सूरत हाल देखने के लिए पंजों के बल खड़े होकर उसके शानों के ऊपर खुले दरवाजे से कमरे का जायजा लिया। एक हॉल था जिसमें सामने इसकी महज 3 टेबल्स नजर आ रही थी जिन पर फाइलों के अंबार थे। एक पर सर झुकाए लड़कियां और एक पर उधेड़ उम्र के साहब ऐनक नाक पर टिकाए मसरूफ थे। उससे इत्मीनान का सांस लेकर उसे देखा जो उसके जायजे का मुताला कर रहा था। मीरब के चेहरे पर इत्मीनान फैलता देखकर उससे एक बार फिर शाइस्तगी से अंदर चलने को कहा। मीरब अंदर दाखिल होते उस बंदे की जश्न पर्सनालिटी और सबसे मुतासर कौन उसकी आवाज़ और नम लहजे को सराहती हुई आगे बढ़ रही थी। फिर एकदम उसे कुछ ख्याल आया तो खुद को लानत मलामत करने लगी। ठीक कहती हैं खाला, अभी नौकरी मिली नहीं तो ये हाल है, न जाने कौन कौन हो ऑफिस में। अगर मैं एक एक को यूं ही सराहती रही तो यकीनन। बैठिए मोहतरमा, वो कोई चौथी मरतबा सोच में डूबी मीरब से कह चुका था। जो अब की बार चौंक कर जल्दी से बैठ गई, गोया अब की बार वो पकड़ कर ना बिठा दे। बैठने के बाद उसने एक सरसरी निगाह कमरे में डाली। सफ़ेद दीवारें और ब्लैक फर्नीचर से मुज़य्यन कमरा बहुत दीदा जेब स्टाइल से सजा हुआ था। हर शय से इमारत टपक रही थी। छोटे साइज़ का फ्रिज, सोफ़े, कुर्सियाँ सब बहुत ही खूबसूरत और दीदा जेब लग रहे थे। बाहर की गर्मी के मुकाबले में कमरा खासा ठंडा था। उसने एक कोने में एसी भी देख लिया। टेबल पर चंद फाइल्स तरतीब से एक किनारे पर रखी हुई थी। 2-3 रंगों के टेलीफोन तरतीब से रखे थे। मेज़ के आखिरी कोने पर स्या नाजुक सा गुलदान था जिसमें सफ़ेद गुलाब अपनी बहार दिखा रहे थे। कमरे का जायज़ा लेने के बाद वो मेज़ के पीछे बैठे एडिटर का जायज़ा लेने लगी जो फ़ोन पर किसी से महवे गुफ्तगू था। मीरब के जहन में एडिटर के कमरे का जो नक्शा था, ये कमरा उससे यकसर मुख्तलिफ था और सामने बैठा एडिटर भी उसे बेजार और कुरख चेहरे वाला हरगिज़ ना लग रहा था। उसे अपनी जारी में तवज्जो देकर एडिटर ने खूबसूरत मुस्कुराहट फेंकी। मीरब को उसकी मुस्कुराहट ज़रा भी ना अच्छी लगी। हालांकि वो मुस्कुराता हुआ खासा दिलकश लग रहा था, लेकिन मीरब के नज़दीक यह मुस्कुराहट बेमहल थी। जी सर, आप क्या पूछ रहे थे? उसने असल मौजू को छेड़ा। आपका नाम क्या है मिस? उसे संजीदा देकर वो भी संजीदा हो गया। मीरब ने नाम बताने के लिए मुंह खोला, फिर उसे याद आया कि नौरीना ने उसका नाम तो एडिटर को बताया होगा, वो शायद उसे पहचाना नहीं है। सर, मुझे नौरीना रज़ाक ने आपसे मिलने के लिए कहा था। आप शहर मैगज़ीन के एडिटर हैं ना? उसने आखिरी जुमला उसकी मुस्कुराहट देखकर अचानक कह दिया, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट एक बार फिर उसकी जान जलाने लगी। मुझे सारी उम्र अफसोस रहेगा कि मैं शहर मैगज़ीन का एडिटर नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर वो ऐसे उठी जैसे उसे करंट लगा हो। फिर आप कौन हैं? सब एडिटर या कोई और? वो अब भी अपने आप को यकीन दिला रही थी कि वो सही जगह ही है। मोहतरमा, आई एम रियली सॉरी, ये शहर मैगज़ीन का ऑफिस नहीं है। उसने नहायत अफसोस से सर हिलाते हुए ठहर ठहर कर कहा। मीरब के तो 14 तबक रोशन हो गया। उसकी सारी नर्म मिजाजी और कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे रही थी। दिल शिद्दत से चाह रहा था कि सामने बैठे शख्स के संवरे बाल बिगाड़ दे, उसके मुस्कुराते होंठों से मुस्कुराहट नोच डाले जो उसे अहमक बनाकर अंदर ले आया था। आपने मुझसे झूठ कहा था, यह शहर मैगज़ीन है। शदीद गुस्से के आलम में हस्बे मामूल उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। अव्वल तो उसे गुस्सा कम ही आता था और शदीद गुस्सा तो शाज़ व नादर ही आता था, लेकिन जब आ जाता था तो उसके अंदर की सारी क़ुव्वतें खुद को संभालने ही में सौफ हो जाती थी, क्योंकि उसे गुस्से में जानवर बनना कतई पसंद नहीं था। इसी वजह से उसकी आवाज़ भी मध्यम हो जाती थी। देखिए मिस, मैंने आपसे एक बार भी नहीं कहा कि ये शहर मैगज़ीन है। उसने खड़े होकर जल्दी से अपनी सफाई पेश की। ये सच था, लेकिन उसने एक बार भी तरदीद नहीं की थी और मीरब के मुगालते की तस्सी भी नहीं की थी। आपने तो अंदर आने के लिए भी खुद ही कहा था। वो उसके हमकाना इक़दामात का पोल खोल रहा था। मीरब का दिल चाह रहा था उसे दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दे, जो उसे इंतहाई बेवकूफ़ बना चुका था। मैंने शहर मैगज़ीन समझकर अंदर आने को कहा था। आप क्या समझ रहे हैं, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ? एक नया नुक्ता उसके जहन में अचानक आया तो उसका दिल चाहने लगा कि खुद अपने आप को शूट कर ले। वो अपनी फाइल उठाकर तेज़ी से जाने को मुड़ने लगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, गलती वाकई मेरी है, लेकिन आप यकीन करें, बाय गॉड मैंने आपको कतई गलत नहीं समझा। वो उसके सामने तेज़ी से आया। शायद वो उसकी आंखों में आने वाली हल्की सी नमी देख चुका था। इट्स इनफ। वो दरवाज़ा खोलकर आंधी तूफान की तरह हाल से गुजरती बाहर आ गई। गमो गुस्से और शर्मिंदगी के आलम में वो तकरीबन भागती हुई सीढ़ियों से उतरने लगी। वो चारों तरफ देखने से गुरेज करती नीचे आ गई, जैसे सब उसका मजाक उड़ा रहे हों। इमारत से बाहर आकर कहर आलूद निगाहों से उस मनहूस इमारत को देखा और उससे भी ज़्यादा शोलाबार निगाहों के सामने अली सेंटर को देखा।
जिसके काम करने वाले अब ताज्जुब से उसके कड़े तेवर देख रहे थे। वो नौरीना, सब्ज़ इमारत, अली सेंटर, सफ़ेद इमारत, शहर मैगज़ीन और उस शख्स पर लानत भेजकर स्टॉप पर चली आई। लेकिन स्टॉप से थोड़े ही फासले पर उसके कदम जैसे ज़मीन में जकड़ गए। उसके सामने एक बुलंदो बाला इमारत थी जिस पर अली सेंटर का नाम जगमगा रहा था, जबकि उसके सामने ही एक चंद मंजिला सफ़ेद इमारत थी जो यकीनन शहर मैगज़ीन वाली ही थी। वो एक बार फिर अपने अंधेपन को कोसते हुए स्टॉप पर आ गई। वहाँ आज जाने का इरादा कैंसिल करके वो अपने रूट की बस पर सवार हो गई। उस वक्त तो उसका मूड बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो कोई अच्छा सा इंटरव्यू दे आए। बस में भी अजीब खिचड़ी पकी हुई थी। एक शोर गुल बपा था, कंडक्टर की झल्लाहट अरूज पर थी और एक खातून अपने बच्चे के आधे टिकट पर ज़ोर शोर से लड़ रही थी। फुल आवाज़ में कोई बेहंगम गाना चल रहा था। उस पर शदीद गर्मी। वो बहुत कुछ सोचना चाह रही थी कि किस तरह जल कुड़कर अपना गुस्सा उतार ले, लेकिन उस क़यामत के हंगामे में उसको भी दूसरों की तरह बकबक करनी पड़ रही थी। आगे वाली खातून उससे लड़ रही थी कि वो उन्हें धक्का दे रही है, जबकि पीछे एक गोश्त का एक पहाड़ शिकायत कर रहा था कि वो हाथी जैसा वज़न लेकर उसके नाजुक पैरों पर चढ़ ही खड़ी है। तुम आई क्यों नहीं? तुम्हारे लिए मैं अपने ऑफिस से शॉर्ट ब्रेक लेकर शहर मैगज़ीन गई थी। शाम को ही नौरीना आन धमकी। नौरीना को तो खैर मैंने अपनी बेवकूफ़ी की दास्तान क्या सुनानी थी। या तो वो उसका मजाक उड़ाती और उसको अहमक आज़म का खिताब दे डालती, या फिर उसकी मोहब्बत में उस शख्स के खून की प्यासी हो जाती। ऐसी ही थी वो, साफ को मुंह फट और हर जज्बे का शिद्दत से इजहार करने वाली। उसकी सबसे बड़ी खैर ख्वाह थी नौरीना। और नौरीना मीरब की फितरत को जानकर उसको दिन रात बोर्ड होने का मशवरा दिया करती थी, जो कि अपने गुस्से और खुशी दोनों पर काबू रखने वाली लड़की थी। कहाँ गई थी तुम आज? आंटी तो बता रही थी कि तुम कहीं गई थी। नौरीना मशकूक नज़रों से उसे घूर रही थी। वो उसके पल पल बदलते मूड की वजह से सर पीट कर रह गई। और बाबा, मैं नाज़बाबाद एक स्कूल चली गई थी, वहाँ देर हो गई तो तारिक रोड जा ही ना सकी। ज़रूरत क्या है कहीं और जाने की? जब तुमसे मैंने एक बार कह दिया तो लाजमी है कि तुम कहीं और जाकर ख़वार हो। लोगों के चेहरों की बेजारी और नो वैकेंसी का बोर्ड देख कर आओ। नौरीना का दिल चाहा मीरब को पीट डाले। जिस वक्त वो दोनों शरबत और फिंगर चिप्स एंजॉय कर रही थी, आंगन में खाला के बोलने की आवाज़ें आने लगीं। आजकल उनके चक्कर जल्दी जल्दी लगने लगे थे। ओह नॉट अगेन, बेख्तियार नौरीना के मुंह से निकला। मीरब की हंसी छूट गई। आई कांट बिलीव दिस नूर, तुम भी किसी से डरती हो? जी नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं है डरने वरने का। ये तुम्हारे शौक़ है, संभाल कर रखो अपने पास। बैठने के बाद उसने एक सरसरी निगाह कमरे में डाली। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से उनके सामने खामोश हो जाती हूँ, और उस दिन जब तुम्हारी सास कम जलाद ने मेरे दुपट्टे पर तनकीद की तो मैं इसलिए नहीं बोली कि अभी वो मेरे हुलिये पर सिर्फ मुझे ही बुरा समझ रही हैं। मज़ीद कुछ बोली तो मेरे साथ तो मैं भी बुरा भला नहीं बोल उठी। सिर्फ इसी वजह से सबक के घूंट पिए हैं मैंने। अगर होती ना सिर्फ तुम्हारी खाला, फिर तुम देखती कि मैं उनका क्या हाल करती। नौरीना खासी जली बैठी थी मीरब की खाला से। मीरब सोच रही थी कि नौरीना, तुम मेरी खामोशी पर इतना कुछ मुझे बोलती हो, तुम्हें ये एहसास नहीं होता कि लाशौरी या शौरी तौर पर तुम भी वही कर रही हो। तुम मेरी मोहब्बत में खामोश हो जाती हो, और मैं अम्मी की वजह से, जिनका इस जहाँ में बहन के अलावा और कोई करीबी रिश्ता नहीं है, अदील भाई की बीमारी की वजह से, तो वो ढह कर रह गई हैं। वो अपनी माँ को मज़ीद सदमात नहीं दे सकती। खाला का रवैया जैसा भी था उसे बर्दाश्त करना था। एक बात से फिर भी ढारस बंदी रहती थी कि वासिफ उसे चाहता है, और उसी की ज़िद और ख्वाहिश की वजह से खाला को उसके हाथ में वासिफ के नाम की अंगूठी पहनानी पड़ी थी, वरना तो वो अपने स्टेटस के मुताबिक कोई बहू लाना चाहती थी। सैम मैगज़ीन का दफ्तर और उसके एडिटर साहब मीरब के ख्याल के ऐन मुताबिक थे। इंतहाई मसरूफ़, नाक पर ऐनक जमाए, थोड़े बौखलाए, बहुत ज़्यादा उकताए हुए, कपड़ों की शिकनों से बेनियाज और बालों की बेतरतीबी से लापरवाह, ना जाने हमा वक्त क्यों परेशान रहते थे। उसे नौरीना पर गुस्सा आने लगा। ना जाने कैसा मैगज़ीन था, इतना कम स्टाफ, इतना ज़्यादा काम, हर शख्स को 3-4 काम बैक वक्त अदा करने पड़ते थे। था तो ये अदबी मैगज़ीन जिसमें अदबी मज़ामीन, अफसाने और क्लासिक कहानियाँ और शायरी शाया होती थी, लेकिन नए लिखने वालों के लिए भी चंद सफ़ात थे। उसका काम भी यही था कि
वो मुख्तलिफ़ जगहों से आई तहरीरों को अलहदा करके उनमें मेयारी तहरीर को चुन ले और मुस्तकिल उन्वान से एक मजमून जो उस मैगज़ीन की ज़ीनत बनता है अब उसकी ज़िम्मेदारी थी। उसके साथ ही मगरबी कहानियों का तर्जुमा भी उसे सौंप दिया गया था। ढेरों काम देकर एक बौखलाहट उसके सर पर सवार हो गई। फिर अचानक एडिटर साहब का चेहरा आंखों में लहराया तो बेख्तियार मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। वो समझते हुए सर हिलाने लगी कि एडिटर साहब इसलिए परेशान रहते हैं। बहरहाल एक खूबी तो थी कि यहाँ सिर्फ 3 घंटे उसे बैठना पड़ता था। वो घर भी काम ला सकती थी और अपने सेकंड टाइम के स्कूल में भी जा सकती थी। मैगज़ीन ज्वाइन किए उसे 15-20 दिन हो रहे थे। जो माहौल उसे शुरू में बुरा लगता था अब उसकी ना सिर्फ आदी हो गई थी बल्कि सब कुछ अच्छा लगने लगा था। उसमें कुछ उसकी आदत का भी दखल था जिसके मुताबिक वो खुद को हर माहौल में ढालने की सलाहियत रखती थी। और दूसरे यहाँ काम करने वाले सब लोग नहायत अच्छे थे। फ़र्रुख अहमद, शाकिर, उस्मान, नादरा, बतूल और सब एडिटर, आमना, मजीद सभी अच्छे थे। अयूब निज़ामी जो इस मैगज़ीन के एडिटर थे उनकी परेशान और उकताई हुई तबीयत की वजह खुली तो उसे बेहद अफसोस हुआ क्योंकि उनके सबसे छोटे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसे जॉइंटस था जो बिगड़ गया था। वो हॉस्पिटल में एडमिट था। उन्हें घर और हॉस्पिटल के दरमियान चकराना पड़ता था और ऑफिस भी आना पड़ता था। इस वजह से वो परेशान रहते थे। मीरब को अपने भाई का ख्याल आ गया। दिल भाई को ब्रेन ट्यूमर था। वो लंदन में ज़ेरे इलाज थे। उनका एक दोस्त वही मुकीम था। सारा बंदोबस्त उसने किया था। उनका ये दोस्त भी महज इत्तफाकी तौर पर ही बन गया था। जिस दिन अब्बू का एक्सीडेंट हुआ था और उनको खून की बेहद ज़रूरत थी, अदील भाई ने 2 बोतलें खून की दी थी जिनमें से एक तो अब्बू को लगा दी गई, लेकिन उसी दौरान अब्बू की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने घर वालों को भी बेखबर ही रखा था। इतने में एक साहब आज़र अली को अपनी वाइफ के लिए खून की ज़रूरत थी। वो डिलीवरी के केस के सिलसिले में आई थी। उनके खून का ग्रुप वही था जो अदील भाई का था। डॉक्टर्स ने अदील भाई की इजाज़त लेकर एक बोतल उन्हें दे दी थी कि उनके वालिद को मज़ीद खून की ज़रूरत नहीं। अदील भाई को भला क्या एतराज़ हो सकता था? किसी की जान बच सकती थी उनकी वजह से, तो ये एक सवाब का काम था। जिस समय वो आज़र अली के हम ऑपरेशन थिएटर के बाहर बाप की सेहतयाबी और नई ज़िंदगी पर खुश हो रहे थे, तभी ये रूह फरसा खबर सुनाई गई कि उनके वालिद का इंतकाल हो चुका है। उस वक्त आज़र अली ने एक शख्स के चेहरे पर खुशियों के जगमगाते सितारों के बाद दुख की स्याही देखी तो उनका दिल तड़प उठा। बस वो अदील भाई के हमरा एक एक पल रहे और तदफीन के बाद भी वो अदील भाई को सहारा देते रहे। आज़र अली लंदन में रहते थे। यहाँ तो वो अपनी बीवी की वजह से आए थे। जल्द ही वो अपनी बीवी और बच्चे के हमरा लंदन चले गए, लेकिन अदील भाई से उनका राब्ता रहा। उनकी बीवी शर्मीन ने अदील भाई को अपना भाई बना लिया था। अगले साल जब वो शर्मीन की वालदा की वफ़ात की वजह से पाकिस्तान आए तो उन्हें पता चला कि अदील भाई को ब्रेन ट्यूमर है। अम्मी ने तो अपना नाज़माबाद वाला मकान फ़रोख्त करने का इरादा कर लिया। अब्बू ने वो बेहद मोहब्बत से बनाया था, लेकिन जिस दिन वहाँ शिफ्ट होना था उसी दिन उनका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए अम्मी वहाँ रहने पर राज़ी ना थी। अदील भाई के इलाज के लिए अम्मी ने वो मकान फ़रोख्त कर दिया। एक दुकान लियाकत मार्केट में थी, वो भी बेच डाली और सारा रुपया आज़र अली के हाथ पर रख दिया कि किसी तरह उनके बेटे की ज़िंदगी को बचा लिया जाए। अगरचे वो रकम उस रकम से कम थी जो उन्हें इलाज के लिए दरकार थी, लेकिन आज़र अली ने अम्मी को तसल्ली देते हुए वो रकम ले ली और अपने साथ ही अदील भाई को ले गए थे। अब उनको गए 1 महीना हो गया। अभी कुछ ऑपरेशन बाकी थे और यहाँ खाला ने शादी का शोर बुलंद कर दिया था। हालांकि वो उनके हालात जानती थी। माशी और जज्बाती लिहाज से वो भी शादी की मुतहम्मल नहीं हो सकती थी, लेकिन उन्हें हमेशा की तरह दूसरों के जज्बात का ख्याल ना था। वो अपनी खुशी को मद्देनज़र रखती थी। आपा, मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हूँ, बस मुझे वासिफ की खुशी देखने का अरमान है। आप कोई तरद्दुद ना करें। ये कहकर उन्होंने अम्मी को खामोश करवाया। ना जाने कैसे लोग होते हैं जो दूसरों को अजियत भी देते हैं और गम ना करने का भी कहते हैं। वो दिल महसूस कर रह जाती। रात के 9 बज रहे थे। मुख्तलिफ घरों से खबरनामे की आवाज़ें आ रही थी। अम्मी आंगन के एक कोने में बिछे तख्त पर इशा की नमाज अदा कर रही थी। वो थोड़े फासले पर रखी कुर्सी पर पाँव ऊपर रखे घुटनों पर थोड़ी टिकाए सोचों में गुम बैठी थी। सोचों का एक लामत नहीं सिलसिला था, एक कड़ी में परोई हुई मुख्तलिफ सोचें थी। उसे कई दिन गुजरे वाक़े का ख्याल आया। अब की बार गुस्से की बजाय अपनी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराने लगी, और जब उस शख्स का ख्याल आया तो लबों से मुस्कुराहट ख़त्म हुई और बेख्तियार बदतमीज़ कह उठी। उसने सितारों भरे आसमां पर निगाह डाली जहाँ चांद अपनी नहीफ़ो ख़मीदा कमर के हमरा मौजूद था। उसके जहन में फ़लसफ़ियाना ख़यालात आने लगे। यही वो चांद था जो चंद दिनों कबल कितनी शानदार तमतराक से सितारों के दरमियान राजा इंदर बना बैठा था, और आज अपनी टूटी कमर के साथ दुनिया की मज़लूम तरीन हस्ती नज़र आ रहा था। सच कहा जाता है कि अरूज के बाद ज़वाल और ज़वाल के बाद अरूज आता है।
आज अगर कुव्वत और ताकत है तो कल ये नेमत उसे छीन भी सकती है। अम्मी और खाला दो ही बहनें थी। खाला खासी खूबसूरत थी जबकि अम्मी आम शक्ल और सूरत की थी। खाला को अपने हुस्न पर नाज था और जब अपने से कम सूरत शख्स से ब्याह कर गई तो उन्होंने भी खाला के खूब नाज उठाए और यूं खाला को अपनी बात मनवाने की आदत सी पड़ गई, गोया वो मलका हों और सब उनके ज़र खरीद। काश अल्लाह ताला खाला को हसीन चेहरे के साथ एक नर्म और आजिज़ दिल भी दे देता। उसने बेख्तियार दुआ की, अगर ऐसा हो जाता तो खाला उन्हें हर काम पर अपनी बेइज्जतियों की वजह से तंग ना करती। उसका दिल चाहता था वो इस रिश्ते से इनकार कर दे, बल्कि खासी बदतमीज़ी का मुजाहरा भी करे, लेकिन सिर्फ अम्मी की वजह से वो खामोश हो जाती थी। इसकी अम्मी की नसीहत थी कि बर्दाश्त करना सीखो, सब्र करने से अल्लाह ताला खुश होता है और उसका अजर एक रोज़ ज़रूर मिलता है। अम्मी खा हम बर्दाश्त करते करते मौत के दहाने तक पहुँच जाएं और शिकायती नज़रों से उन्हें देखती। नहीं मेरी जान, ये हो ही नहीं सकता। क्या मौत और हयात के सारे खेल हम खुद खेलते हैं? एक सांस तो महज हम अपनी मर्जी से नहीं लेते, वो जो हमारे सरों पर है सब उसका कमाल है। उन्होंने मोहब्बत से उसका सर अपने सीने से लगाकर आसमान की जानिब इशारा किया। बेटी वो जानता है कि हम में कितनी बर्दाश्त और कितना हौसला है, वो हमें उसके मुताबिक ही दुख और गम देता है और इससे पहले कि हमारे हौसलों का किनारा आ जाए वो हम पर से इम्तिहानात हटा लेता है। तुम ये भी तो सोचो कि वो हमारी जानब किस कदर मतवज्जा रहता है। वो अक्सर उसे अपने करीब बिठाकर नम लहजे में समझाती और उनका हर लफ्ज़ उसके दिल पर नक्श होता रहता। वो बहुत एहतराम से आसमान की जानिब देखकर अल्हम्दुलिल्लाह कह उठती। डोरबेल की आवाज़ पर वह चौंक उठी। ख्यालात की डोर जैसे खिसकते खिसकते एक जगह रुक गई। उसने आसमान की जानिब निगाह डाली और बेख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह कहती दरवाजे की जानिब बढ़ गई। अम्मी दुआ मांग रही थी। मीरब जानती थी उनकी दुआएं बहुत तवील होती हैं, इसलिए खुद ही दरवाजे की जानिब बढ़ी। कौन है? उसने बुलंद आवाज़ से पूछा। मैं हूँ वासिफ। वासिफ की आवाज़ से उसने कमरे की जानिब झुककर दीवार की जानिब देखा। 9:30 बज रहे थे। इस वक्त वासिफ आता तो नहीं था। उसने खैर का कलमा पढ़ते हुए दरवाज़ा खोल दिया। तुम इस वक्त कैसे आ गए? तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि तुम मुझे सोच रही थी और मैं आ गया? वो मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मेरी खुशफहमी है तुम्हारी, उसने दरवाज़ा बंद करते हुए इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट से कहा। अच्छा, फिर एक मिनट मेरी आंखों में देखो और फिर यही जुमला कहो। वासिफ खासे मूड में उसकी जानिब बढ़ा। आराम से। वो बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी और उस तरफ इशारा किया जहाँ अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी। वह संभल गया, लेकिन मुस्कुराहट बदस्तूर उसके लबों पर खेलती रही। जॉब क्या मिली? हम तो तुम्हारे दीदार को तरस गए हैं, वो आहिस्तगी से बोला। वो बेनियाजी से दोबारा कुर्सी पर जा बैठी। वासिफ की मोहब्बत और उसकी वाराफगियों का जवाब उससे उसी अंदाज में नहीं दिया जाता था। बिलाशुबा वो बेहद अच्छा था, उससे बेपनाह मोहब्बत का इजहार भी कर दिया करता था, लेकिन बाज़ुकात उसमें अपनी माँ की झलक इस कदर आने लगती कि उसका दिल वासिफ को देखने तक के लिए माइल ना होता। तुमने जवाब नहीं दिया। उसे खामोश देखकर वासिफ ने कुछ और ही समझकर दोबारा छिड़ा। स्कूल जॉब तो मैं गुज़िश्ता 3 माह से कर रही हूँ, जब से एमए का इम्तिहान दिया, और तुम ये गिला उस वक्त से कर रही हो। इसमें कोई नई बात नहीं है, उसने इंतहाई सादगी से कहा। तो वासिफ का मुंह बन गया। उसका सारा रोमांटिक मूड मीरब ने बिगाड़ दिया था। उसका चेहरा बनते देखकर मीरब बेख्तियार हंस दी। हर चीज़ में बुखल से काम लेती हो तुम। लफ्ज़ तुम्हारे खर्च होते हैं, निगाहें तुम्हारी ज़ाया होती हैं, हंसी को तुम बचा कर रखती हो, इजहार तुमसे होता नहीं, अपनी शक्ल दिखाने में तुम्हें तकलीफ़ होती है। खुदा के यहाँ पकड़ होगी तुम्हारी, देख लेना। बख़ील शख्स खुदा को हरगिज़ पसंद नहीं। वासिफ ने उसे चढ़ाया और वो मुस्कुराने लगी। मोहतरम, अगर बख़ील शख्स खुदा को नापसंद है तो बेजा खर्च करने वाला भी खुदा के नज़दीक काबिल एहतराम नहीं है, और तुम तो हर मामले में खासिशा खर्च हो, चाहे वो लफ्ज़ों का मामला हो, नज़रों का या मुस्कुराहट का। तुम बेहद फजूल खर्च हो, खुद पर कंट्रोल करो। ऐसे लोग दुनिया और आखिरत दोनों में नाकाम होते हैं। वो अम्मी को दुआ से फारिग होता और अपनी जानिब आता देकर उसे जलाकर किचन में चली आई ताकि उसे जल्द से जल्द चाय पिला दे, वरना खाने पीने के मामले में भी बख़ील न कह दे। चाय तो यूँ भी वासिफ के दिल पसंद चीज़ थी। वो बहुत शौक़ से चाय पीता था, ख्वाह सर्दी हो या गर्मी, और मीरब को चाय इस कदर ही बुरी लगती थी, इंतहाई बदशक्ल और बदज़ायक़ा। तौबा तौबा, बेख्तियार वो रुखसार पीटने लगी। अम्मी ने कई बार मना किया था किसी चीज़ को बुरा मत कहा करो, अगर कोई शय पसंद नहीं तो छोड़ दो, वरना बुराई मत करो, लेकिन वो इस कदर बुरी थी, हर वो काम करती जिससे अम्मी मना करें। वैसे तुम खाला से कहते क्यों नहीं कि 1 साल इंतज़ार कर लें? अम्मी अंदर किसी काम से गई तो उसने जल्दी से कहा। 1 साल? मगर क्यों? वासिफ ने 1 साल पर जोर देते हुए अब्रू उचकाकर उससे पूछा। वो सोचने लगी, ये अपनी माँ से हरगिज़ कम नहीं है। सारी वजूहात जानने के बावजूद क्या, क्यों, कैसे के सवालात करता है। वो बार बार बता चुकी थी, लेकिन हर बार वो बहुत मासूमियत से पूछने लगता था। बोलो भी, 1 साल किस लिए दरकार है?
वासिफ की आवाज़ पर उसने चौंक कर उसे देखा ताकि खाला को मुझसे बेहतर कोई लड़की नज़र आ जाए, और उस दौरान वो रुखाई से कहती अंदर कमरे में चली आई। वासिफ उसे नाराज़गी से देखने लगा। बाज़ दफ़ा लगता है कि अम्मी सही कहती हैं, मीरब को मेरी मोहब्बत की कदर नहीं। उसने दरवाजे के पीछे गायब होती मीरब को देखते हुए बदगुमानी से सोचा। वो बस से उतरी तो उसे यूं लगा कि अभी उसने आगे जाती गाड़ी में उसी शख्स को देखा है। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती अपने ऑफिस की जानिब बढ़ने लगी। उस शख्स का कतन सामना वो नहीं करना चाहती थी। उसे अपनी बेइज्जती और वहाँ होने वाली ज़िल्लत का एहसास एक बार फिर शिद्दत से होने लगा। इससे पहले कि वो इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ती अंदर दाखिल होती, सफ़ेद गाड़ी उसके सामने आकर ठहर गई। उसने यूं ही गर्दन तिरछी करके देखा। सो ऑफिसर वही था वो भला एक दिन में भी भुला पाई थी। अस्सलाम वालेकुम। वो यूँ चलाया जैसे पुराने मुरासिम हो। मीरब ने एक कड़ी निगाह उस पर डाली और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। मिस, मैंने उस दिन सॉरी कर लिया था, अब तो। जी आप कौन हैं? मैं पहचानी नहीं। वो एकदम मुड़कर भरपूर अजनबियत से उसे देखने लगी। उसके रूखे अंदाज पर वो लम्हा भर को भी पजल नहीं हुआ, बल्कि दिलकश अंदाज में मुस्कुराया। और थैंक गॉड आपने भुला दिया, वरना मैं उस दिन से खासा परेशान था। मैं शहर मैगज़ीन भी आ सकता था, लेकिन फिर सोचा कहीं आप मेरी तवाज़ो ना कर दें। वो बहुत दोस्ताना लहजे में बोल रहा था, जबकि मीरब का दिल चाहा अपनी जहानतों पर अपना सर पीट ले। देखिए मोहतरम, आप किसी भी राह चलती लड़की को रोककर अपनी कहानी सुना लें, मेरे पास वक्त नहीं है। वो उसे वहाँ खड़ा छोड़कर तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर अपने ऑफिस में दाखिल हुई। इतने दिनों में उसे इतनी ढेर सारी सीढ़ियाँ चढ़ने की प्रैक्टिस हो गई थी, लेकिन आज इतनी तेज़ी से ऊपर आई थी कि सांस फूल गया था। खैरियत है? नादरा ने उसके सुर्ख चेहरे को देखकर हैरानी से देखा। बिल्कुल। वो नज़रें चुराकर अपनी सीट पर बैठ गई। हाय! नादरा उठकर उसकी टेबल की जानिब आ गई। ये झूठ किस खुशी में बोला है भाई तुमने? तुम ये भी कह सकती थी कि नीचे एक मांगने वाली मिल गई थी जिसने अपने शौहर की हादसाती मौत का रोना रोया और अपने आधे दर्जन बच्चों की कफालत के लिए तुमसे रकम मांगी, और तुम मुझसे बचकर भागती आ गई हो। नादरा ने आम तौर से होने वाले एक वाक़े का नक्शा खींचा। रोड और बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर इस तरह की मांगने वालियाँ और वाले फिरते थे, जो अपनी किसी न किसी मजबूरी का दिलसोज अंदाज में जिक्र करते। और मोहतरमा मीरब ने 2-4 बार अपनी नम तबीयत के बायस उनकी मदद की थी, जिस वजह से वो उस ग्रोह के नज़दीक खासी बेवकूफ़ मशहूर हो चुकी थी, और अब अक्सर मांगने वाले उसे देखकर फ़ौरन लपकते थे। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं खुद ही तेज़ी से ऊपर चढ़ी थी कि कोई मुझे देख ना ले। मीरब अब की बार नहायत एतमाद से नादरा की आंखों में झांक कर कहा तो वो सर हिलाकर अपनी सीट की जानिब बढ़ गई। मीरब इत्मीनान का सांस लेते हुए फाइल खोलकर बैठ गई। कागज़ पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभर रही थी। उसने फाइल बंद कर दी। नादरा ने पलटकर उसे देखा, जो हाथों में सर थामे बैठी थी। वो ओ कहती उसकी जानिब दोबारा बढ़ी। तो तुम कर्नल आफ्ताब अफरीदी के इंटरव्यू के लिए परेशान हो? हाँ। मीरब ने सर उठाकर नादरा को देखा, जो उसकी मेज़ पर बैठ चुकी थी। शुक्र है उसने खुद ही बहाना बता दिया, लेकिन वाकई कल तक तो वो इस मसले पर भी परेशान थी। अब उसे ये मसला याद आया तो उस शख्स को भूलकर नादरा से डिस्कस करने लगी। अरे इसमें मुश्किल क्या है? सवालनामे मुरतब कर लो, उनकी 2-4 किताबें पढ़ लो, और जिस सफ़रनामे के मुतालिक इंटरव्यू लेना है उसका मुताला बगौर कर दो। वेरी सिंपल। नादरा के पास हर मसले का हल मौजूद होता था, लेकिन उसे हर मसला बगैर हल किए नज़र नहीं आता था। ये बात नहीं है। नादरा उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। तो अब क्या बात है? मैं अकेली कैसे जाऊँ? मैंने गुलशन का भी नहीं देखा, और सर कह रहे थे शाकिर को ले जाऊँ, मगर मैं उसके साथ नहीं जाऊँगी। उफ़ो मीरब, तुम्हारी बातें भी निराली हैं। मैगज़ीन की जॉब पर निकली हो तो फिर इस तरह तो फिरना पड़ेगा। गुलशन पहले नहीं देखा तो अब देख लो, और शाकिर के साथ क्यों नहीं जाओगी? वो उसे घूर रही थी, लेकिन फिर मीरब को होंठ कुचलते देखकर खुद ही समझ गई। ओ गॉड, तुम्हारी सास हो या ससुर, या फिर वो तुम्हारे दूल्हा ही क्यों ना हो, अगर कोई देख लेता है तो देख ले। तुम काम से जा रही हो, होटलिंग तो नहीं कर रही? अच्छा ऐसा करो, बॉस से मेरा नाम ले लो, मैं भी अपने फियांसे से मिल लूँगी। बदतमीज़ नाराज़ है, इसलिए काफ़ी अरसे से आया नहीं। नादरा ने उसे अच्छी तरह लताड़ने के बाद मसले का हल समझा दिया। मीरब ने सुकून का सांस लिया। 1 हफ्ते बाद वो भरपूर तैयारियों के साथ नादरा के हमरा गुलशन चली आई। ये जो ब्लैक गेट देख रही हो ना, ये मेरी फुफ्फो का घर है और मुस्तकबिल में मेरा है। नादरा चहक रही थी। उसने भी मुस्कुराकर उस आलीशान घर को देखा, फिर नादरा की पैरवी करती आगे बढ़ी। वो जो आगे तुम्हें वाइट गेट नज़र आ रहा है ना, जिसके पीछे बादाम का दरख्त है, वो ही है कर्नल आफ्ताब अफरीदी का। ऐसा करो तुम चलो, मैं बस 10 मिनट में आई। नादरा उसे दूर से घर दिखाकर जाने लगी। उसने रोकना चाहा, लेकिन वो लपक कर अकेला ही छोड़ गई। इससे अच्छा था मैं शाकिर के साथ ही आ जाती। वो बेबसी से ब्लैक गेट को घूमने के बाद बादाम के दरख्त वाले घर की तरफ चली आई। नेम प्लेट पर आफ्ताब अफरीदी लिखा नज़र आया तो इसने सुकून का सांस लिया और बेल पर उंगली रख दी।
चंद मिनटों बाद दरवाज़ा खुला। वो यकीनन मुलाजिम ही था। मीर ने हुलिये से अंदाज़ा लगाया। उसने जल्दी से अपना नाम और तयशुदा अपार्टमेंट का बता दिया, कहीं वो दरवाज़ा बंद ना कर दे। आइए, वो बहुत एहतराम से उसे अंदर आने का इशारा कर रहा था। मीरा पहली बार यूं किसी अजनबी के घर में तन्हा जा रही थी। उसने आयतल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंकी और मुलाजिम के बताए रास्तों पर चलती ड्राइंग रूम में आ गई। पोर्च से लेकर ड्राइंग रूम तक एक एक शय से मकीनों के आला ज़ौक़ का पता चल रहा था। वो सोफ़े पर कलम और कागज़ के साथ तैयार बैठ गई, गोया साहब के आते ही इंटरव्यू शुरू कर देगी। अस्सलाम वालेकुम, किससे मिलना है आपको? इस आवाज़ को वो लाखों में पहचान सकती थी। वो यूं खड़ी हुई जैसे गोया करंट लगा और आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। अब की बार उसकी आंखों में भी तहय्युर उतर आया। ये रिटायर्ड कर्नल आफ्ताब आफरीदी का घर है, वो हकला कर रहेगी। आपको क्या काम है? वो खुद पर काबू पा चुका था, इसलिए अब मुस्कुराहट उसके होंठों पर थी। पहले मेरे सवाल का जवाब दें, उसने सख्ती से कहा। वो पहले भी उसके सवालों के चक्कर में आकर गलत पहुंच गई थी। वो भी शायद समझ चुका था, इसलिए हंस रहा था। आप बैठिए, बाय गॉड आज सही पहुंची हैं और मुझे कतई अफसोस करना नहीं पड़ेगा कि ये आफ्ताब अफरीदी का घर नहीं है। वो उसे बैठने के लिए कह रहा था, लेकिन वो अब भी शुशुपन में मुब्तला थी। जहन में अजीब अजीब वसवसे जाग रहे थे। हो सकता है कि ये मेरा पीछा कर रहा हो, ये भी हो सकता है कि नादरा इससे मिली हो, तभी तो। उसने गर्दन ऊंची करके कदरे एतमाद से उसकी आंखों में झांका। चमकीली आंखों में हज़ारों सितारों की रोशनी बिखरी थी। आफरीदी साहब कहाँ हैं? वो इधर उधर देखने लगी, गोया वो किसी सोफ़े के पीछे से बरामद हो जाएंगे। देखिए मिस, मुझे झूठ से नफरत है और उस दिन बोला था और ना उस दिन बोला था और ना आज। पापा आराम कर रहे हैं, आपके आने की इत्तला मिल चुकी है, बस आ रहे होंगे। मुझे जब कल पता चला कि बाबा का इंटरव्यू लेने कोई शहर मैगजीन से आएगा, यकीन करें कल से अब तक मुसलसल दुआ कर रहा था कि आप ही हों। आपकी वजह से आज मैंने छुट्टी कर ली है और सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी शाम तक की मैंने, क्योंकि मुझे टाइम कंफर्म मालूम नहीं था कि आप किस वक्त आएंगी। ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट में मलबूस शख्स से उसकी 2 मुलाकातें हुई थी। वो शख्स आज उससे मिलने की दुआ कर रहा था। सारी मीटिंग्स कैंसिल कर देने वाला उसे देखकर बेहद खुश था। उसे लगा सारी दुनिया ज़ल्ज़ले की जद में हो। अजान, वेरी सॉरी बेटा, तुमने मेहमान को अब तक बैठने के लिए भी नहीं कहा। वो एक बारोब आवाज़ पर चौंक उठी। सामने एक वेल ड्रेस और डिसेंट शख्स को देखा, जिनके बाएं हाथ में ब्लैक पाइप था और दायां हाथ कोट की जेब में। चमकती आंखें, सुरमई बाल और सेहतमंद चेहरा, उसे उनमें अजान नजर आया। वो सलाम करती बैठ गई। बाप के आने के बाद वो चला गया। उसने सुकून का सांस लिया और रस्मी गुफ्तगू के बाद इंटरव्यू का आगाज़ करना चाहा। ऐसे नहीं बेटा, आपके इंतज़ार में तो हमने लंच नहीं किया था। प्लीज़ सर, मैं खाना खा कर आई हूँ। उसे शर्मिंदगी हुई। ओहो, चले चाय ही पी लेते। उन्हें जैसे अफसोस हुआ। अगले लम्हे ट्रॉली घसीटता नौकर और इसके पीछे वही था जिसका नाम आफ्ताब आफरीदी ने अज़ान लिया था। दोनों बाप बेटा उसे एक एक चीज़ पेश कर रहे थे, जैसे वो उनकी चहीती मेहमान हो। मीरब को ये वीआईपी ट्रीटमेंट अजीब से एहसासात में मुब्तला कर रही थी। इंटरव्यू तो उस मेहमान नवाजी में साइड इशू की सूरत इख्तियार कर गया था। सॉरी सर, मैं चाय नहीं पीती। अजान ने चाय का सुनहरा कप उसके आगे रखा तो उसने आफ्ताब अफरीदी से माजरत की। उनके जानदार कहके से ड्राइंग रूम की फ़िज़ा गूंज उठी। मेरा बेटी फिर क्या पसंद करेगी? अपना कप उठाकर वो मुस्कुराने लगे। अजान के लबों पर भी शौक मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। वो उनकी शरारत समझ गई। मोती उसकी पेशानी पर उभर आया। आई एम सो लेट सर। वो गोया नाराज़ हो गई। उससे नादरा पर भी गुस्सा आ रहा था। मंगेतर से रूठना मनाना ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ना जाने कितनी देर बैठेगी वहाँ। उसके गुस्से का रुख अब नादरा की जानिब फिर गया। हाँ तो बेटा, आप क्या पूछ रही थी? आफ्ताब अफरीदी की आवाज़ पर वो चौंकी तो ट्राली, चाय और अजान वहाँ मौजूद नहीं थे। उसके अंदर शांति उतरने लगी। उसने पहले तरतीब से लिखे हुए सवाल पूछे, फिर सफ़रनामे से मुतल्लिक गुफ्तगू करने लगी। उसे कर्नल आफ्ताब अफरीदी से बात करते बेहद मज़ा आ रहा था। वो रिटायर्ड फ़ौजी अफसर थे। सेहत का शौक़ उन्हें बेहद था। उन्होंने अपनी जानिब जॉब के दौरान कई किताबें लिखी जो बेहद मकबूल हुई और अब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मिस्र और स्पेन का सफ़र किया तो अपना सफ़रनामा किताबी शक्ल में शाया करा दिया। उनकी पहली किताबों से भी ज़्यादा इस किताब ने मकबूलियत हासिल की थी। मीरब ने खुद मिस्र स्पेन की यादें पढ़ा तो उसे बेहद मालूमाती सफ़रनामा लगा। अच्छा सर, इजाज़त दें। आपका बेहद शुक्रिया। चाय और इंटरव्यू का। वो खड़ी होगी। नादरा अब तक नहीं आई थी। उसने सोचा अब जाते हुए उसको ले लेगी। बेटा, चाय तो आपने पी नहीं हो रहा, इंटरव्यू तो चलो शुक्रिया कबूल कर लेते हैं। वो कुछ कहते कहते रुके, फिर बात बदल दी। मीर अपने ज़्यादा गौर नहीं किया। उसे तो अब घर जाने की जल्दी थी। आफ्ताब अफरीदी को अल्लाह हाफिज़ कहकर वो ड्राइंग रूम से बाहर निकली तो उसे पहले तो समझ में ना आया कि कहाँ जाना है।
फिर बाएं जानिब दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग देखकर वो उस जानिब चल पड़ी। अंदर आते हुए वो इस पेंटिंग के आगे रुकी थी। तुलुए सुबह का मंजर उसे हमेशा मुतासिर करता था और ये तस्वीर तो बहुत खूबसूरत रंगों से ढली हुई थी। वो बेखबर कितनी देर उसे देखती रही, यहाँ तक कि किसी की आहट पर चौंक कर पीछे देखा। अजान अफरीदी बाजू सीने पर लपेटे खड़ा था। वो सीधी होकर खड़ी हो गई और बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिया। उसे देखकर मीरब को खुद बहुत गुस्सा आने लगता था। अगरचे उसने माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन फिर भी मीरब की तसल्ली नहीं हुई थी। किसी की गलती माफ़ कर देना आला ज़र्फ़ी कहलाता है। उसे अपने पीछे आवाज़ आई, मैं किसी की गलती ज़्यादा देर याद नहीं रखती। न जाने कैसे खुद ब खुद उसके लबों से ये जुमला आज़ाद हुआ। मीरब चलते हुए सोच रही थी, ऐसा उसने क्यों कहा? ये तो उसने कभी सोचा ना था कि ये शख्स सामने आएगा और वो उसे माफ़ कर देगी। उसके कदमों में तेज़ी आ गई। वो जल्द से जल्द इस जादुई महल से निकल जाना चाहती थी, जहाँ उसकी ज़ुबान उसकी इन सोचों को लफ्ज़ अदा कर देती थी जो उसने रात की स्याहियों में सारी दुनिया में छुपकर अपने तकिए पर सर रखकर सोचे थे। मैं आपको ड्रॉप कर दूं? वो लॉन में खड़ा पूछ रहा था। वो गुलाबों के तख्ते के पास से गुजरते हुए लम्हा भर को ठहरी, फिर नफ़े में गर्दन हिलाते हुए गेट अबूर कर गई। बाहर आकर उसने आज़ाद फिज़ा में एक लंबा सांस भरा और ब्लैक गेट के पास आकर डोरबेल के बटन को पुश किया। चंद लम्हों बाद चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। उसने नादरा का पूछा तो पता चला कि वो जा चुकी थी। मीरब का दिल चाहा नादरा उसे मिले और वो उसे शूट कर दे। काश में शाकिर के साथ आ जाती। कितनी बाकी ख्वाहिश फिर उसके लबों तक आई। वो इस इलाके में पहली बार आई थी। यहाँ से स्टॉप तक का फासला खासा था। उसे ये तो याद था वो 10-15 मिनट की वॉक के बाद यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन रास्ता ज़रा भी पहचान में नहीं आ रहा था। 2:30 बज रहे थे और तपती गलियाँ सुनसान थी। वो चादर के कोने से चेहरा साफ करके अंदाजे से चलने लगी। सफ़ेद करोला उसी समय उसके करीब आकर ठहर गई। आइए आपको ड्रॉप कर दूं? प्लीज़ बैठ जाएं, पापा से डांट खा कर आया हूँ। वो उसे आगे बढ़ता देखकर तेज़ी से बोला। मीरा मजबूर होकर बैठ गई, लेकिन उसकी पेशानी के बल में इजाफा हो गया था। नादरा पर गुस्सा शदीद था, लेकिन उसका इजहार वो कर नहीं पा रही थी। प्लीज़ स्टॉप पर रोक दीजिएगा, उसने खिड़की से बाहर देखते हुए बहुत आहिस्तगी से कहा, लेकिन वो शायद अपनी तमाम तर तवज्जो उसकी तरफ मबजूल किए बैठा था, इसलिए उसने गर्दन हिला दी। पापा को पता चला आप अकेली गई हैं तो मुझे ज़बरदस्त झाड़ पड़ी थी। अगर आप ना बैठती तो मेरा बहुत ही बुरा हाल होना था। वो उसे ऐसे बता रहा था जैसे बहुत ही मासूम और डरपोक हो। मीरब को उसकी बात पर ज़रा भी यकीन ना आया। सड़क देखकर उसने गाड़ी रोकने के लिए कहा। थैंक्स। उसने गाड़ी से उतरकर लम्हा भर को उसकी चमकती आंखों में देखा और तेजी से स्टॉप की जानिब आगे जहाँ उसकी मतलूबा बस खड़ी थी। स्कूल का टाइम तो रास्ते में ही निकल जाना था, इसलिए वो अब मज़ीद किसी परेशानी के बगैर आराम से सीट पर बैठ गई। कुछ अरसे बाद मैं स्कूल जॉब छोड़ दूंगी, उसने सोचा। मुझे जब कल पता चला कि पापा का इंटरव्यू लेने कोई शहर मैगजीन से आएगा, यकीन करें कल से अब तक मुसलसल दुआ कर रहा था कि आप ही हों। मीरब के कानों में वही आवाज़ गूंज रही थी। टिकट कंडक्टर की आवाज़ पर चौंकी और बैग से पैसे निकाल कर दिए। स्कूल जाने की अलग ख्वारी और तनख्वाह भी कोई ख़ास नहीं। उसने एक बार फिर अपने जहन को इन मसाइल की जानिब लगाने की कोशिश की। वह सिर्फ मुझे बेइंतहा चाहता है। उसने मेरी खातिर खाला के सामने आवाज़ उठाई थी और खाला जो कभी किसी की नहीं सुनती थी, वासिफ की मोहब्बत के सामने चुप रह गई। आपकी खातिर आज मैंने छुट्टी कर ली है और सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी शाम तक की, क्योंकि मुझे कंफर्म मालूम ना था कि आप किस वक्त आएंगी। वो एक बार फिर उसके कानों में सरगोशियाँ कर रहा था। मीरब के दिलो दिमाग सख्त दबाव का शिकार हो रहे थे। वो सोचना क्या चाह रही थी और कोई खुद ब खुद बगैर कोशिश के उसके सामने चला आ रहा था। वो नहीं चाहती थी कि वो उस राह पर कदम रखे जिसके पार कोई मंजिल भी नहीं और सारा रास्ता पुरखार है। वो तो पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रही थी, मोहब्बत के जज्बे से बेनियाज थी। वासिफ ने इजहार किया तो मीरब ने उसका बुरी तरह मजाक उड़ाया था, लेकिन वो ज़िद में आ गया। फिर इससे कुछ ना कहा, सीधा अम्मी से इजहार कर आया। अम्मी बेचारी ने क्या कहना था, उन्होंने सब कुछ खाला पर छोड़ दिया। यूँ भी वासिफ हर लिहाज से अच्छा था। दिल भाई को भी वासिफ पसंद था। फिर वासिफ ने अपने लिए खुद कोशिश की और एक रोज़ खाला को मना कर ले आया। खाला ने उसकी उंगली में वासिफ के नाम की अंगूठी डाल दी। वो खामोश रही, क्योंकि वासिफ से पहले उसने किसी के बारे में नहीं सोचा था और वासिफ की सच्चाई को उसने तस्लीम कर लिया था। फिर अब तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। मीरब ने बाएं हाथ की जानिब देखा, जिसमें गोल्ड की खूबसूरत सी अंगूठी थी, जिसमें सुर्ख नगीने जड़े हुए थे। उसने लंबी सांस भरकर खिड़की से बाहर देखा। उसका स्टाफ आने वाला था। खाला के घर का कुरान खानी थी। उसे सुबह ही से उधर जाना पड़ गया। सफाई से लेकर खाने तक का इंतज़ाम खाला ने उसके सपुर्द कर दिया था।
खुद तो वो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से इस्तराहत फरमा रही थी, वो नौकरों के साथ लगी हुई थी। खाला के दोनों लड़के उसके साथ काम में मसरूफ़ थे, जबकि वासिफ अपने कमरे में था और हर 5 मिनट बाद एक आर्डर जारी कर देता था। उसे चाय पीने का जुनून की हद तक शौक था और साथ ही कुछ खाने को भी दरकार था। वासिफ, ये एक आखिरी कप है, इसके बाद तुम्हें शाम को ही कुछ मिलेगा और अब खाना भी नहीं मिलेगा। उसने चाय का कप पटखने के अंदाज में मेज़ पर रखा। वासिफ वॉकमैन कानों पर लगाए बैठा था। उसकी आवाज़ तो नहीं सुन सका, लेकिन उसका तपा हुआ चेहरा तमाम कहानी बता चुका था। उसने शरारत से मीरब को आंख मारी और वॉकमैन उतार कर बोला, ये तो तुम्हारे दीदार के चक्कर में ऐसा कर रहा हूँ और थोड़ी रिहर्सल भी कर रहा हूँ कि शादी के बाद तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मीरब, जो उसकी आंख मारने पर ताव खा रही थी, उसकी बात सुनकर गोया उसे आग लगी। आज तो वो यूं भी तवे पर चढ़ी हुई थी। खाला की वजह से उसे ऑफिस और स्कूल दोनों जगह से छुट्टी करनी पड़ी थी। अम्मी को हल्का सा टेम्परेचर था, लेकिन उसे ज़बरदस्ती यहाँ आना पड़ा। खाला खुद तो कमरे में चली गई थी और मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम और सफाई वगैरह सब उसे देखना पड़ रहा था। मीरब चंद लम्बे से घूरती रही, फिर झटके से मुड़ी और वासिफ के कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर से चिटकनी लगा दी और सारे नौकरों और आसिफ आतिफ को भी मना कर दिया कि हरगिज़ नहीं खोलना। वो आसिफ आतिफ और एक मुलाजिम के हमरा टीवी लाउंज का सामान दूसरे कमरे में मुंतकिल करवा रही थी। कहाँ खाने का इंतज़ाम यहीं पर करना था। उसी लम्हे फ़ोन की बेल पर वो कॉरिडोर में आ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जानिब वो जो कोई भी था, उसकी आवाज़ मीरब को चौंका गई। दूसरी जानिब बहुत बेताबी से हेलो हेलो कहा जा रहा था। वो माउथ पेस पर हाथ रखे सोच रही थी, ये आवाज़ उसकी है या उसे हर आवाज़ और हर आहट पर धोखा होने लगा। दूसरी जानिब जो भी था वो फ़ोन रखने को तैयार नहीं था। किससे बात करनी है आपको? उसने नहायत एतमाद से पूछा तो लम्हा भर को इस तरफ खामोशी छाई रही थी, जैसे वो भी यकीन कर रहा हो। नंबर तो मैंने वासिफ का मिलाया था, लेकिन आप यहाँ कैसे? वाकई आप हैं या मुझे हर आवाज़ पर शुबा होता है? उसकी सरगोशी नुमा आवाज़ उसकी समातों में उतरकर उसे सारी हकीकतों से मुँह छुपाने को कह रही थी। किसका फ़ोन है आबी? किसका फ़ोन है आबी? आतिफ ने ड्राइंग रूम में झांका। वो चौंक उठी। उसे आने का इशारा करके वो फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुई। ये वासिफ अली का नंबर है, आप उनसे बात करना पसंद करेंगे या किसी की आवाज़ के धोखे में रहेंगे? उसने जलकर पूछा। दूसरी तरफ से एक दिलकश हंसी तारों के ज़रिए उसकी समातों में उतरने लगी। अरे, आपने मेरा नाम भी नहीं पूछा, मैसेज कैसे कन्वे करेंगी? वो उसका मजाक उड़ा रहा था। उसने रिसीवर साइड पर रखा और वासिफ को बुलाने के लिए आतिफ को भेजकर खुद टीवी लॉन्च में दोबारा आ गई। शाम को कुरान खानी से फारिग होकर वो घर आ गई। अम्मी का बुखार बढ़ गया था। वो दिल ही दिल में खुद को कोसती रही कि वहाँ आज ना ही जाती तो क्या हो जाता। फिर अम्मी को लेकर करीबी क्लिनिक पर आ गई। अम्मी, आप आइंदा मुझको कहीं जाने के लिए ज़बरदस्ती मत कहिएगा, खुसूसन खाला के यहाँ। मेरी जान, वो कल को तुम्हारा घर होगा। आज से खुद को वहाँ रहने पर आमादा करोगी तो कल तुम्हें अजनबियत का एहसास नहीं होगा। हमें जिस रिश्ते के लिए खुद को बतौर ख़ास आमादा करना पड़ता हो, वो दिलों के रिश्ते नहीं होते, महज समझौते होते हैं। और समझौते किसी भी वक्त ख़त्म हो सकते हैं। वो उनको बेड पर लेटाते हुए बगैर किसी तासुर के कह रही थी, लेकिन अम्मी नहायत हैरानी से अपनी चुप चुप रहने वाली सादतमंद बेटी को देख रही थी, जिसका चेहरा हर तासुर से आ रही था। वो तो आज अपनी खाला के घर गई थी। वो जानती थी वासिफ उसे शिद्दत से चाहता है और बज़ाहिर तो मीरा भी उसे नापसंद नहीं करती। हाँ, अपनी खाला के रवैये से दिल बर्दाश्ता रहती थी, लेकिन आज इतनी वाज़ेह बेजारी के इज़हार पर वो दहल कर रह गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। वो मीरा पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालना चाहती थी। अगर वो खुश नहीं थी तो वो इस मंगनी को ख़त्म भी कर सकती थी, मगर अभी मीरब ने ऐसा कोई इशारा नहीं किया था। उन्होंने थक कर आंखें मूंद ली और सब कुछ खुदा के सपुर्द करके खुद को पुरसकून करने लगी। इंशाल्लाह अगले माह के एंड पर आ जाएंगे अदील भाई। उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ था। इलाज मुकम्मल हो गया। आमना ने उसके खिलते चेहरे को मुस्कुरा कर देखा, जो आज इस 4 माह की जॉब में पहली बार इतना मुस्कुराती हुई नज़र आ रही थी। हाँ, लेकिन अभी मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करें, लेकिन अदील भाई का इस्रार है कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। सो आज़र भाई कह रहे थे कि अगले माह तक वो खुद अदील भाई को ले आएंगे। वो बहुत खुश थी और उसकी खुशी में उसके तमाम कॉलीग्स बराबर के शरीक थे। उसने आज सबको चाय और समोसे खिलाए और आमना ने आइसक्रीम खिलाई। मीरब को लग रहा था कि अदील भाई आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसके बड़े भाई से ज़्यादा एक बेहतरीन दोस्त भी थे, जो उसकी आंखें पढ़कर अंदर का हाल जान लेते थे। मीरब जफ़र वो सर झुकाए अपनी सोचों में गलता सीढ़ियाँ उतर रही थी
कि अपने नाम की पुकार पर ठिठक गई। अजान आफरीदी सामने ही खड़ा था, उसकी आंखों में बेनाम सा तासुर उतर आया। वो उसको नज़रअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकती थी। और उसके सामने खड़े रहने से ये खदशा लाहक था कहीं वो कमज़ोर ना पड़ जाए। मीरब अब की बार वो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा। मीरब को गोया अपनी और उसकी हैसियत का इदराक हो गया। वो सीधी होकर उसकी आंखों में झांकने लगी। फरमाइए। उसके खुश्क लहजे पर अजान के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मीरब को महसूस हुआ उसकी मुस्कुराहट में कुछ समझ लेने की चमक है, लेकिन वो बेखौफी से उसकी तरफ इस्तफहामिया नज़रों से देखती रही। आपने उस दिन मुझसे बात क्यों नहीं की थी? किस दिन? वो वाकई नहीं समझी। वो कदम आगे बढ़ा दिए। जिस दिन वासिफ के घर फ़ोन किया था मैंने। उसके अंदाज में शोखी थी। ओह, मीरब ने लंबा सांस लिया। तो मोहतरम भी पहचान गए थे मुझे। आपने वासिफ को बुलाया था अगर मेरे लिए। उसने जुमला अधूरा छोड़कर दांतों तले ज़बान दबा ली और तेज़ी से कदम आगे बढ़ा दिया, लेकिन उसका मुकाबला हरगिज़ नहीं कर सकती थी। वो मुतदल रफ्तार से उसके साथ चल रहा था। मैंने आपको कुछ बताना था, आप चंद लम्हे ठहर सकती हैं? उसके गंभीर लहजे पर उसकी सांसें अटकने लगी। मीरब को लगा वो लम्हा आ गया जिससे वो खौफज़दा थी। वो इसीलिए उस शख्स से बचना चाह रही थी। उसने देख लिया था कि उस शख्स की लाइट ब्राउन आंखें उसकी तरफ देखती हैं तो उसमें हज़ारों सितारों की रोशनी उमड़ आती है। वो जब उससे मुखातिब होता है तो लगता है उसे इर्द गिर्द किसी का होश नहीं। और आज वो लम्हा आ गया जिसको अमीन बनाकर उसे कमज़ोर कर देना चाहता था। वो लम्हा भर को उसकी तरफ मुड़े बगैर ठहरी और नहायत सर्द लहजे में बोली, अजान आफरीदी, आप ये मत सोचिएगा कि मैंने वो पहली मुलाकात भुला दी है। मुझे झूठ बोलने वाले और धोखा देने वालों से नफरत है, ख्वाह वो मजाक ही क्यों ना हो। और अगर आप बार बार मेरे ऑफिस आकर मुझे परेशान करेंगे तो यकीनन मैं जल्द ही ये जॉब छोड़ दूंगी। वो भागती हुई स्टॉप पर रुकती हुई बस पर चढ़ गई। उससे लम्हा भर को भी अजान आफरीदी को मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। बस में जगह बनाकर जब वो एक कोने में इत्मीनान से खड़ी हुई तो उसे अपने कहे अल्फाज का खुद उसका अपना मजाक उड़ाते महसूस हो रहे थे। उसने बेख्तियार घबरा कर अपनी पेशानी पर चमकती बूंदों को साफ कर लिया। घर आकर एक और तमाशा देखने को मिला। उसकी जान जलकर रह गई। खाला अपनी जेठानी की हमरा आई बैठी थी। अम्मी ने उसे देखकर आहिस्तगी से बताया कि खाला शादी की तारीख लेने आई हैं। एक तो पहले ही उसे रोना आ रहा था। ये सुनकर उसका जी चाहा पूरी दुनिया को आग लगा दे। एक तो हर एक हमारा दुश्मन बनकर चला आता है। कोई खुशियों का दुश्मन है, कोई ज़िंदगी का। अम्मी, आप खाला को मना कर दे, अभी हम शादी के खर्च को अफोर्ड नहीं कर सकते। और क्या वो नहीं जानते कि पिछले महीने ही हमने अब्बू के फंड्स की आधी रकम अदील भाई के लिए भेजी है। उसने बैग बेड पर फेंका और आवाज़ बदस्तूर हल्की थी, लेकिन अंदाज जारहाना था। मेरी जान, सब कुछ तुम दोनों का ही था। कुछ उसके लिए काम आ गया और अब बाकी तुम्हारा है। अम्मी ने शफकत से उसकी पेशानी चूमी। अम्मी की मोहब्बत की फुहार ने उसके सुलगते दिमाग में ठंडक उतार दी। उसने मोहब्बत से अम्मी के हाथों को थाम लिया। अम्मी जान, भाई आते ही तो काम पर नहीं लग जाएंगे कि कुछ अरसा उन्हें आराम चाहिए। अम्मी बस थोड़े अरसे की मोहलत मांग ले। उसके मल्तिजाना लहजे पर उनकी ममता तड़प उठी। उन्हें यूँ लग रहा था जैसे वो अपनी बेटी को मौत के कुएं में डाल रही हो और वो खौफज़दा सी चंद रोज़ ज़िंदगी के मांग रही हो। मीरू गुड़िया, जो काम चंद दिनों बाद होना है वो पहले हो जाए तो क्या हर्ज है। हमारे लिए अल्लाह बेहतर करेगा, तुम मत फिक्र करो। तुम्हारी खाला भी तो बीमार रहती हैं, वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, उन्होंने कमज़ोर लहजे में कहा। उसने नज़र उठाकर माँ के कमज़ोर वजूद को देखा, फिर गर्दन झुकाकर अपने बेड की तरफ जाने बढ़ गई जैसे शिकस्त खा ली हो। अम्मी को बेटी की अचानक खामोशी अंदर से तोड़ने लगी। मीरब, अगर तुम नहीं चाहती तो आप तो हमें बिठाकर इधर की हो गई हैं। खाला बुलंद आवाज़ में बोलती हुई अंदर दाखिल हुई तो अम्मी की बात अधूरी रह गई। अम्मी खाला को जल्दी जल्दी वजह बताने लगी, जबकि खाला तेज़ नज़रों से बेनियाज बैठी मीरब का जायज़ा ले रही थी। दिल तो उनका चाह रहा था कि अपनी इस कमगो मगर बहुत ज़्यादा मगरूर भांजी को खरी खरी सुनाकर सीधा कर दे, लेकिन औलाद बाज़ात इतना मजबूर कर देती है कि वालिदैन बहुत कुछ चाहने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते। मीरब उनकी भांजी ही सही, लेकिन उन्हें कभी भी अपनी भांजी से मोहब्बत नहीं रही थी। वो हर जगह अपनी हाकमियत चाहती थी, लेकिन ये लड़की उनके बेटे के दिल पर काबज़ थी और वो बेटे पर अच्छी खासी गिरफ्त रखने के बावजूद उसके वजूद के एक छोटे से टुकड़े जिसको दिल कहा जाता है उसमें से इस लड़की को नहीं निकाल पाई थी। मीरब, छोटे बड़े की तमीज़ होनी चाहिए। मैं आई हूँ और तुमने सलाम तक नहीं किया। जब्त करने के बावजूद वो खुद को एतराज़ करने से ना रोक सकी। थकी हुई है, बस देर से मिली थी इसलिए अभी तक औसान बहाल नहीं हुए। अम्मी ने पहली बार उसके हक के लिए आवाज़ उठाई। खाला ने हैरत से अम्मी को देखा, फिर बड़ी नागवारी से बोली, कहा किसने है कि नौकरी करे? चंद टकों की खातिर इतनी खारी काहे को करती हो?
खाला चंद टके हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं, इसलिए उसकी अहमियत पर मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दूंगी। लेकिन इतना जान ले कि जो लोग मोहब्बत करते हैं वो दूसरों की परेशानियों और उनकी मजबूरियों को बिन कहे समझ लेते हैं। लेकिन आप वो बात अधूरी छोड़कर वॉशरूम में घुस गई। उसके पीछे क्या हंगामा हुआ, उसने शावर और नल खोलकर सब आवाज़ों से बेनियाजी इख्तियार कर ली। सब्र की भी एक हद होती है, और बर्दाश्त करने वाला कोई भी हो बस एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है। इससे ज़्यादा हौसला तो सिर्फ नबियों और पैगंबरों को ही हासिल होता है, और आम इंसान तो बहुत तंग ज़र्फ होता है। बहरहाल उसकी आखिरी हद आज ख़त्म हो गई थी, और खाला की भी, सो वो बात ख़त्म करके जा चुकी थी। वो सारा दिन कमरे में घुसी रही, और इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अम्मी का सामना कर सके या उनके कमज़ोर वजूद को जज्लों की जद में देख सके। बस वो तो कबूतर की तरह आंखें बंद किए हर तूफान से नजरें चुराए बैठी थी। मीरब, मगरब की अजान हो रही है, लाइट खोलो कमरे की। अम्मी की आवाज़ बरामदे से आई तो वो मुर्दा कदमों के साथ कमरे की लाइट ऑन करके बाहर आ गई। अम्मी सहन में लगे बेसन पर खड़ी वज़ू कर रही थी। उनकी उसकी जानिब से पूछ थी, इसलिए वो उनके तासरात से बेखबर थी। वो चुपके से तख्त पर जाकर बैठ गई। वो अपनी माँ को कतन दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन वह बहुत बुरी थी जो हमेशा की तरह वो काम कर जाती थी जिससे अम्मी मना करती थी। मीरब, इस तरह क्यों बैठी हो, चलो वज़ू करो जाओ। अम्मी चादर ओढ़ते हुए इस तरह बोल रही थी गोया दोपहर को कुछ हुआ ही ना हो। अम्मी, आप नाराज़ हैं? उसने उनके शाने थाम लिए। क्यों बेटा? उन्होंने जायनमाज़ उठाते हुए मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखा। मीरब को माँ की आंखों में नाराज़गी की बजाय एक सुकून किसी कैफियत नज़र आई, जैसे अब किसी बात का खदशा ना हो। अम्मी, अगर आप कहेंगी तो मैं खाला से माफ़ी मांग लूँगी। मेरी जान, तुमने जो मुनासिब समझा वो कहा था, और जब खुद को हक पर समझो तो सामने वाले के सामने झुकना हक को जुटलाना अदा होता है। अब जाकर नमाज पढ़ो, वक्त निकल रहा है। उसकी शाने थपथपा कर वह नमाज की नीयत बांधने लगी। एक पुरसुकून सांस लेकर वो भी वॉश बेसिन की तरफ चली आई। उसे अब किसी की फिक्र नहीं थी, ना वासिफ और खाला, और ना ही दुनिया की बातों की। बस उसकी अम्मी खुश या मुतमईन हैं, उसके लिए यही काफ़ी था। खा कोई कुछ कहे, वो खाला के सामने झुक नहीं सकती। उसने मजबूती से सोचा और नमाज़ पढ़ने लगी। अभी वो नमाज से फारिग हुई थी कि वासिफ आ गया। उसके तेवर बता रहे थे कि खाला उसे वो कुछ भी बता चुकी हैं जो मीरब ने नहीं कहा। वो कान दबाकर अंदर चली आई। वो न जाने कितनी देर अम्मी के साथ उलझता रहा, फिर दंदनाता हुआ उसके कमरे में चला आया। उसे बिस्तर पर नीम दराज नुस्खा हाय वफा पढ़ता देखकर उसका पारा मज़ीद चढ़ गया। इसमें किस किस्म के वफा के तरीके हैं जिन पर आजकल तुम अमल कर रही हो, वही जिसके चर्चे तुम तक पहुंच चुके हैं। वो जलाने वाली मुस्कुराहट के हमरा सीधी होकर बैठ गई। बी सीरियस मीरब, क्या कर रही हो तुम जानती हो अम्मी के मिजाज को, फिर क्यों ऐसी बात करती हो? वो मसालहत आमेज़ अंदाज में कहता कुर्सी बेड के करीब घसीट कर बैठ गया। मीरब खामोशी से उसे तकती रही, जो उस पर यह इल्ज़ाम धर रहा था कि वो ऐसी बातें क्यों करती है। अब खामोश क्यों हो? अम्मी से तो वो झुंझुला गया, लेकिन मीरब की पेशानी पर पड़ती लकीरों को देखकर उसने अपनी जली कटी अधूरी छोड़ दी। वासिफ, मैं इतनी ही बुरी हूँ, तुम्हें पहले खबर नहीं थी? लेकिन खाला हमेशा से जानती थी, लेकिन वो इतनी साबिर और मोहब्बत करने वाली माँ है कि उन्होंने तुम्हारी खातिर खामोशी इख्तियार करके मुझ जैसी बदमिजाज और बुरी लड़की को अपनी बहू बनाने का फ़ैसला कर लिया। और आज जब मैंने इंतहा कर दी तो उन्हें मजबूरन ये मंगनी तोड़ना पड़ी। अब यहाँ समझने वाली बात क्या रह गई है? अब तुम्हें भी मेरी बदतमीज़ी का इल्म हो गया है, ये तो अच्छी बात है कि अभी से। आई एम सॉरी मेरा मतलब ये नहीं था कि तुमने अम्मी से बदतमीज़ी की है। मैं तो ये कह रहा था कि तुम अम्मी के मिजाज को समझती हो, फिर उनसे क्यों उलझ पड़ी? वासिफ शर्मिंदा होकर सफाई पेश करने लगा। मीरब को उस पर तरस आने लगा। एक तरफ माँ थी तो दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत। वो दोनों को रूठने नहीं देना चाहता था, और वो बहुत मजबूर था। वासिफ, तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि तुमने मोहब्बत को अपनी कमज़ोरी बना लिया है। मोहब्बत खाहे माँ की हो या मंगेतर की, तुम दोनों के सामने हार जाते हो। एक बात ध्यान में रखो, औरत कभी हारे हुए मर्द को पसंद नहीं करती। वो बेड से उतरकर खिड़की के करीब जाकर खड़ी हो गई। उसे वासिफ का झुका सर अच्छा नहीं लग रहा था। वासिफ, मैं भी दिलो दिमाग रखती हूँ, मेरी भी ख्वाहिशात पसंद नापसंद है, लेकिन खाला ये समझती हैं कि उनकी दुनिया में एहसास सिर्फ उनके पास है। वासिफ, ऐसा मुमकिन नहीं। तुम किसी और लड़की से शादी कर लो जो खाला की पसंद की हो। मुझे तुम्हारे मशवरों की कतई ज़रूरत नहीं। वो झटके से उठा और बाहर निकल गया। हाय नूर, तुम यहाँ कैसे आ गई? नौरीना को ऑफिस में देखकर उसे बेहद खुशी हुई थी। वो कब से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो मिलती ही नहीं थी। तुम मेरे आने पर खुश हो, हैरान हो रही हो, या फिर अफसोस कर रही हो? उसका रुखसार चूम कर वो कुर्सी पर बैठ गई। मीरब खिलखिलाकर हंस दी। अरे भाई, खुश हूँ, बल्कि बहुत खुश। अच्छा, वो खासी हैरान हुई। तुमने ये पूछा कि ये खुशी के अलावा किसी और किस्म का रिएक्ट कर सकती है? आमना वहाँ से गुजरते हुए ठहर गई। भाई, इसकी शक्ल पर हमेशा एक ही तासुर रहता है, कोई मर रहा हो या पैदा हुआ हो, ये हमेशा स्पॉट चेहरे के हमरा नज़र आती है। नौरीना बड़े धड़ल्ले से झूठ बोल रही थी।
लेकिन आज हैरान हूँ कि वाकई ये खुश नज़र आ रही है। नोरीना गौर से उसके खिलते चेहरे को देख रही थी, जो उसकी घूरती निगाहों से अपना बगौर जायज़ा लेते देखकर मुस्कुरा रही थी। ए खुदा न खास्ता तेरी सास तो कुछ नहीं कर गई। वो आगे झुककर राजदारी से बोली। अल्लाह ना करे भाई। वो फिर मुस्कुराई। कुछ भी सही, आखिर वो मेरी खाला हैं। तो फिर तुमने ज़ाफ़रान का खेत देख लिया? नोरीना को खासी तशवीश थी उसकी मुस्कुराहट देखकर। मेरी प्यारी नूर, अगर तुम एक लम्हे को खामोश रहो तो मैं खुद ही बता देती हूँ। उसने हाथ उठाकर नोरीना को मज़ीद बोलने का से रोका। एक्चुअली बात यह है कि उसने आहिस्ता आहिस्ता सारी बात गोश गुजार कर दी, जिसे सुनकर नोरीना ने बेख्तियार उसका रुखसार चूम दिया। ये है ना जिंदा इंसानों वाली बात। क्या मतलब? मेरी जान, पहले आप में ज़िंदगी की कोई रमक मुझे नज़र नहीं आती थी। जिसने जहाँ खड़ा किया खड़ी हो गई, जहाँ बिठाया बैठ गई, जहाँ वालदैन ने मंगनी की कर ली, किसी ने मुंह पर थप्पड़ मारा सह गई कोई। अब इतने मुबालगे से काम मतलब? वो बुरा मान के उसका मुंह फुलाते देखकर नौरीना कहका मारकर हंस गई। सारे अंदाज आ गए हैं भाई। ये रूठना मनाना किसने सिखा दिया? वासिफ तो पिछले कई सालों से नाकाम रहा। ये उसके काम तो नहीं हो सकते। मुझे बता दो कि ऑफिस में ही है। नोरीना कुर्सी घसीट कर उसके करीब होकर बैठ गई और उसके कान में घुसकर पूछने लगी। मीरब के रुखसारों पर शफक फैल गई, जिस पर उसने लम्हों पर ही में काबू पा लिया। मीरब, तुम्हारा फ़ोन है। आमना ने अपने कमरे से सर निकालकर सदा लगाई। मेरा? किसने किया है? उसे बेहद हैरानी हुई, जबकि नोरीना मैनीखेज निगाहों से उसे देख रही थी। वो गड़बड़ाकर आमना को देखने लगी, जो बता रही थी कर्नल आफरीदी का, और वो अंदर गायब होगी। कौन साहब हैं ये? और कोई कैप्टन नहीं मिला था तुझे? नोरीना की तेज़ आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वो उसे खाली नज़रों से देखती आमना के कमरे में चली आई, जहाँ फ़ोन रखा था। वो उलझ गई थी। इतने अरसे बाद कर्नल साहब ने उसे कैसे याद कर लिया? ये ठीक है, इस दौरान वो दो एक बार निज़ामी साहब से मिलने आए थे और खड़े खड़े उससे भी बात हुई थी, लेकिन ऐसा भी क्या? वो कहीं उसने तो नहीं किया? ख्याल आते ही उसका हाथ रिसीवर को पकड़ते ठहर गया। क्या हुआ भाई? कितना इंतज़ार कराओगी? आमना फाइल उठाकर सरसरी सा कहती बाहर चलेगी। उसने धड़कते दिल के साथ रिसीवर कानों से लगाया। हेलो। उसने बायां हाथ सीने पर रख दिया, जैसे दिल की सदा को दबाना चाह रही हो। मीरा बेटी बोल रही हैं। कर्नल आफरीदी की बारो मगर पुरशफ़क़त आवाज़ उसकी समात में उतरी तो जैसे सारी आवाज़ें थम गई। हेलो। उसकी मुस्तकिल खामोशी पर उन्होंने दोबारा मुखातिब किया। जी सर, मैं मीरा बोल रही हूँ। उसने बड़ी कोशिश से आवाज़ निकाली। भाई, हमें आपसे काम है। जी सर, कहिए। उसने हैरत से रिसीवर को घूरा। बेटा, दरअसल आप हमारे घर आ सकती हैं या फिर हम ऑफिस आ जाएं? वो यकीनन फ़ोन पर नहीं कहना चाहते थे, इसलिए रुक गए। वो सर, दरअसल उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। डोंट वरी बेटा, हम आपको ऑफिस से पिक कर लेंगे। थोड़ी देर की बात है। ठीक है, कल 11:30 बजे हम आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। उन्होंने उसकी बात सुने बगैर फ़ोन रख दिया। वो हैरत से रिसीवर था। मैं काफ़ी देर तक खड़ी रही, यहाँ तक कि आमना दोबारा कमरे में दाखिल हुई तो उसकी आहट भी मीरब ने ना सुनी। हेलो भाई, ऐसा क्या कह दिया कर्नल साहब ने? उसने मीरब के हाथ से रिसीवर लेकर कर्नल पर रख दिया। हाँ, कुछ नहीं। वो बुरी तरह गड़बड़ाकर बाहर आ गई। नोरीना चाय और बिस्किट से एंजॉय कर रही थी। अफसोस, चाय तुम पीती नहीं और बिस्किट मैं तुम्हें दूंगी नहीं, नोरीना ने नदीदेपन से कहा। वो मुस्कुरा दी। क्या कह रहे थे कर्नल साहब? चाय से फरागत हासिल करने के बाद नोरीना उसकी तरफ मुतवज्जा होगी। क्या कह रहे थे? मीरब सोचने लगी, लेकिन कोई मुनासिब जवाब समझ में नहीं आया। वो तो शुक्र है कि शाकिर चला आया और बात अधूरी रह गई। और नोरीना थोड़ी देर बाद शोर मचाती कि मीरब की वजह से वो लेट हो गई, चली गई। मीरब शुक्र का सांस लेकर अपने काम में मशगूल हो गई। मीरब, एक बात कहूँ, ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि नादरा चली आई। आज से पहले तुम इजाज़त लेकर बात करती थी। उसने कलम रखकर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन नादरा मुस्कुराई नहीं। ना जाने क्यों मीरब को लगा वो उससे नाराज़ है। अच्छा, कहो क्या बात है? उसके तासरात महसूस कर लेने के बाद उसने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पा लिया। आफ्ताब अफरीदी की फैमिली से ज़्यादा टर्म्स मत बढ़ाओ। मीरब हैरानी से उसे देखने लगी। उसने ऐसा कब किया था? वो ना तो जल्द ही लोगों में घुलने मिलने वाली लड़की थी और ना ही इतनी जल्दी ताल्लुकात इस्तवार कर लेती थी। और इस फैमिली से तो उसने उस इंटरव्यू के बाद कभी बात ही ना की थी। और नादरा किस तरह कह सकती थी कि वो उनसे टर्म्स बढ़ा रही है? मेरा मतलब है, तुम कहना क्या चाहती हो नादरा? मुझे लफ्ज़ों के हेर फेर समझ में नहीं आते, सीधी बात करो। बहुत कुछ सोचने के बावजूद वो कोई सख्त बात ना कह सकी।
मेरी फुफ्फो उन्हें अच्छी तरह जानती हैं। आफ्ताब साहब की बात नहीं कर रही, मैं तो उनके बेटे की बात कर रही हूँ। उसका करैक्टर हर दिन एक नई लड़की। उसने अधूरे जुमलों के साथ उसका चेहरा देखा जो उसकी बात सुनकर सुर्ख हो रहा था। नादरा, आज के बाद इस मसले पर मुझसे बात मत करना। मैं एक काम के सिलसिले में आफ्ताब साहब से मिली थी और अगर आइंदा मिली तब भी काम ही की वजह से मिलूंगी। मुझे उनकी फैमिली, उनके बेटे की हिस्ट्री ना तो मालूम है और ना ही मालूम करने की ज़रूरत है। माइंड इट, वो मजबूत लहजे में कहती। दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई। नादरा चंद लम्हे उसके लहजे की मजबूती और चेहरे पर खुश्क तासुरात गौर से देखती रही, फिर मुतमिन होकर पलट गई। मीरब बाकी सारा वक्त सख्त टेंशन में रही, जबकि नादरा उसी तरह मुतमिन अंदाज में फिरती रही और उससे गुफ्तगू करती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यार, अब लोग इस कदर बेहिस क्यों होते हैं? किसी को अजियत देकर इतने इत्मीनान से क्यों फिरते हैं? उसकी आंखों में जलन होने लगी। घर आकर भी वो नादरा के रवैये के मुतालिक सोचती रही। पता नहीं उसके लिए तकलीफ़ दे नादरा का रवैया था या फिर उसका इंकशाफ उसे बेचैन कर गया था। रात देर से सोने की वजह से मीरब की आंख देर से खुली। सुबह नाश्ते और सफाई से फारिग होने के बाद उसने घड़ी की जानिब देखा जहां सुई 11 का ऐलान कर रही थी। उसे अचानक याद आया तो सर पकड़कर बैठ गई। क्या सोचेंगे कर्नल साहब मेरे मुतालिक कि कितनी गैर जिम्मेदार हूँ? वो अफसोस करने लगी, फिर कुछ सोचकर उठी और अपने बैग से कुछ तलाश करने लगी। बिलाखिर एक कार्ड मिल गया। ये कर्नल आफ्ताब अफरीदी का कार्ड था जो निज़ामी साहब ने उनके घर जाने के लिए उसे दिया था। उस पर उनके घर का फ़ोन नंबर भी लिखा था। वो उन्हें फ़ोन करने का सोचकर चादर ओढ़कर बाहर आई। अम्मी, मैं ज़रा ऑफिस फ़ोन करके आती हूँ। उसने सिलाई मशीन पर कुछ सीती, माँ को इत्तला दी और पड़ोस में आ गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इतनी बहस के बाद फ़ोन उठाया गया तो उसने जल्दी से सलाम झाड़ा। वालेकुम अस्सलाम, कहिए कैसी हैं आप? दूसरी जानिब 100% वही था। उसे आखिरी मुलाकात याद आ गई जब उसने बहुत सरमहरी से कहा था कि मुझे झूठ बोलने वालों और धोखा देने वालों से नफरत है, जबकि वो खुद मुस्तकिल यही काम कर रही थी। क्यों, आप अपने लफ्ज़ों पर शर्मिंदा हैं? दूसरी जानिब वो कितने वसूख से कह रहा था। मीरब ने बहुत खौफजदा नज़रों से रिसीवर को घूरा। क्या वो मेरी सोचें भी पढ़ लेता है? हेलो हेलो, वो बहुत बेकरारी से चीख रहा था। जी, वो मुझे ये कहना था कि आज मैं ऑफिस नहीं जा सकूंगी। आप कर्नल साहब को बता दीजिएगा। जी, क्या आप उन्हें अटेंडेंस देती हैं? उसकी आवाज़ में बेहद ताज्जुब था। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। वो सच कह रहा था। उससे इतनी मुबहम बात की थी, गलत फहमी में मुब्तला होना यकीनी बात थी। दरअसल कर्नल साहब को कोई काम था, आज उनसे मुलाकात तय थी, लेकिन मैं चंद रोज़ ऑफिस नहीं आ सकती। उनसे सॉरी कह दीजिएगा। उसने जल्दी से वजाहत पेश की। मेरे लिए कोई मैसेज नहीं है। वो पता नहीं क्या पूछना चाह रहा था। वो हैरत से हैं जी कह रही थी और नादरा की बातें एक बार फिर से याद आ गईं और उसके लहजे की नरमी भी रुखसत हो रही। आपको याद है उस दिन आपने हमारे घर में मुझसे कहा था कि आप किसी की गलती ज़्यादा देर तक याद नहीं रखती? वो कुछ याद दिलाना चाह रहा था। याद तो उसे आ चुका था, लेकिन नादरा की गुफ्तगू भी पूरी तरह उस पर हावी हो चुकी थी। सही कहा था मैंने, लेकिन सिर्फ गलती। जो शख्स बुरा हो उसकी बुराई हर बार नहीं भुलाई जा सकती। उसने अपनी बात कहकर जल्दी से फ़ोन रख दिया। ठीक कहा है मैंने, उसने मुलामत करते ज़मीर को मुतमिन करना चाहा। ठीक है कि मैं माफ़ कर देती हूँ, लेकिन उनको जो मेरे करीब हो, जिनसे लेना देना नहीं, उनको क्यों अपने हिसाब किताब में रखूं? वो खुद को मुतमईन करती अपने घर आ गई। अगले दिन अम्मी और वासिफ अदील भाई को लेने एयरपोर्ट गए थे। वासिफ को अम्मी ने नहीं बताया था, लेकिन उसका अदील भाई से कॉन्टैक्ट था, इसलिए खुद ही आ गया। मीरब उससे नज़रें चुराए फिर रही थी, लेकिन वो खुद भी मीरब की तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। मीरब दिल ही दिल में उसकी खामोशी पर खैर बना रही थी। फिर अदील भाई के आते ही घर में एक बार फिर से चहकारे गूंज उठी। वो 3 दिन तक ऑफिस ना गई। बातें ख़त्म होने का नाम ना लेती थी। हालांकि अम्मी कई बार उसे ये कहकर उठा कर ले जाती कि अभी उसे आराम करने दो, बातें कर करके मत थकाओ, मगर वो थोड़ी देर बाद फिर से उनके कमरे में चली आती। आज़िर भाई अपनी मिसेस शर्मीन के हमरा रोज़ शाम को आ जाते थे। उनका 2 साल का बेटा बहुत सेहतमंद और क्यूट था। मीरब तो आते ही उसे गोद में ले लेती थी। शर्मीन भाभी से उसकी खासी फ्रेंडशिप हो गई थी। वो कई बार उन सबको अपने घर बुला चुकी थी, लेकिन वो लोग जा ही नहीं पाए थे। मीरब, इधर आओ मेरे पास। वो अपने कमरे में कल ऑफिस जाने के लिए कपड़े इस्त्री कर रही थी कि दिल भाई चले आए। जी भाईजान, वो इस्त्री बंद करके बेड पर बैठ गई। तुम्हारी और वासिफ की लड़ाई हो गई है क्या? जो उसे देखकर तुम कमरे में नहीं आती है, वो तुम्हारी मौजूदगी महसूस करके फ़ौरन चला जाता है। वो उसके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरे थे। अभी तक उनको मंगनी ख़त्म होने का पता नहीं चला था। उसने पलकें उठाकर भाई की इस्तफ़ामिया निगाहों में देखा और फिर आस्तगी से वजह बता दी। ओह, तो ये बात है। मैं बात करूँगा वासिफ से। वो जाने के लिए खड़े हो गए। क्या बात?
टेक इट ईजी डियर सिस्टर। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। मीरब सर पकड़कर बैठ गई। तुम्हारे हज़ारों काम मुझे करने पड़ते हैं। फ़ारूक उसकी शक्ल देखकर जी उठा, क्योंकि मीरब की तमाम जिम्मेदारियां उसे निभानी पड़ रही थीं। इससे तो ये पता चलता है कि मैं कितने काम करती थी। और मेरी बहन, मैंने माना, लेकिन फॉगाट से कितनी छुट्टियां मत किया करो। क्या मतलब है तुम्हारा? पहली बार मैंने 4 छुट्टियां एक साथ करनी तो तुमने इल्ज़ाम लगा डाला कि मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। उसे बिला वजह गुस्सा आने लगा। मीरब ज़फ़र, आपने 1 हफ़्ता पहले 2 छुट्टियाँ की थी, याद करें। फ़ारूक भी लड़ाका औरतों की तरह उसे तमाम अगले पिछले याद कराने लगा। वो तो आमना ने आकर मीरब को अपनी तरफ मतवजा कर लिया, वरना आज तो मीरब भी खासी बदमिजाज होने लगी थी। आर यू ऑल राइट? आमना ने काम से नजर हटाकर मीरब के झुंझुलाए हुए चेहरे को बगौर देखा। वो बेध्यानी से बोली तो आमना मजीद पूछ-गुछ किए बगैर वापस अपने कमरे में चली गई। मीरब भी अपनी मेज़ पर आ गई। उसे खतरे की घंटी बजती महसूस हो रही थी। कहीं ये ना हो कि अदील भाई खाला को मना लें। हाय अल्लाह, क्या करूं? उसकी परेशानी बढ़ने लगी तो वो खाली कागज़ पर गोल गोल दायरे बनाने लगी। तुम्हें अपनी परेशानी और दुखों को कैमोफ्लेज करना खूब आता है। अचानक ही नौरीना चली आई। वो बेतरह चौंक उठी। उसकी आमद और उसका जुमला दोनों ही उसे मज़ीद डिस्टर्ब कर गए। आपके पास कोई काम नहीं है जो इतनी जल्दी जल्दी यहाँ अपनी दोस्त की खैरियत तलब करने आ जाती हैं? फ़र्रुख आज बुरी तरह जला हुआ था। शाकिर उस्मान छुट्टी पर था और नादरा अभी तक आई नहीं थी। उसका मिजाज तो बिगड़ना ही था। नौरीना ने मीरब के चेहरे पर से नज़र हटाकर जले बुने फ़र्रुख पर निगाह डाली और हंसने लगी। जहाँ आप जैसे ड्रैकुला कलीग हो, वहाँ मुझे अपनी दोस्त की सलामती हर वक्त खतरे में महसूस होती है। इसलिए जल्दी जल्दी आ जाती हूँ, कहीं जनाब का मिजाज ना बिगड़ गया हो। इसलिए जल्दी जल्दी आ जाती हूँ, कहीं जनाब का मिजाज ना बिगड़ गया हो और जनाब फ़र्रुख चाय की बजाय मीरब ज़फ़र का खून पी रहे हों। उसे सुनाकर वो दोबारा मीरब की तरफ मुड़ी, क्योंकि फ़र्रुख का बुलावा निज़ामी साहब के ऑफिस से आ चुका था और वो उसे घूरता हुआ वहाँ से चला गया। हाँ, तुम बताओ अब क्या हुआ? वो भरपूर संजीदगी से उसे देख रही थी, जो खुद को छुपा चुकी थी। मुझे क्या होना है? इतने दिनों की छुट्टी के बाद इतना सारा काम जमा हो गया, बस घबराहट हो रही है। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। मत मुस्कुराओ, नौरीना ने बड़ी बेदर्दी से उसे टोका। जब तुम किसी चीज़ से खौफजदा होती हो तो बार बार उसका ही जिक्र करती हो, लेकिन दूसरे अंदाज में। और जब तुम परेशान होती हो ना, तो अपनी परेशान खोपड़ी इस तरह सफ़े पर मुंतकिल करती हो। उसने गोल गोल दायरों से भरा हुआ सफ़ा उसके आगे लहराया तो मीरब एक लंबी सांस भरकर सीधी होकर बैठ गई। नौरीना वाकई उसकी पुरखुलूस दोस्त थी, उसे अच्छी तरह समझती थी। अब बताओ, क्या बात है? तुम्हारी खाला ने हंगामा किया है या उनके साहबजादे ने, या फिर उस तीसरे शख्स ने जिसके बारे में आजकल तुम खूब सोच रही हो? हैं क्या बके जा रही हो? और तुम आज कैसे आ गई? ओह यार, फिर वही बात, कैमोफ्लेज होना छोड़ दो। सरीहन तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। रही मेरी बात, तो आज मैंने छुट्टी की थी, एक ज़रूरी काम से जाना था। सोचा पहले तुमसे मिल लूँ, जिंदा सलामत हो या किसी का निवाला बन चुकी हो। संजीदगी से बोलते बोलते वह फ़र्रुख को देखकर पटरी से उतर गया। आखिरी जुमला बड़ी शरारत से उसे देखकर बोला और फ़र्रुख ठहर गया। प्यासा तो मैं वाकई हूँ, लेकिन आपकी दीद का नौरीना जी इतना कम कम क्यों आती हैं? बड़े रोमांटिक लहजे में कहता वो करीब चला आया। मीरब के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, जबकि नौरीना के माथे पर बल पड़ गए। कहो तो रोज़ रोज़ आ जाती हूँ। सामने नौरीना थी जिसे हराना बड़ा मुश्किल था। शौक से वो बड़े जज्ब से बोला, तुम्हारी आधी घरवाली आमना को अगर एक बार बता दिया तो उसकी छोटी बहन तुम पर जूतियाँ बरसाएगी। मुझे मालूम है किस कदर शकी है वो। कहाँ कहाँ की खबरें रखती हो तुम? वो गड़बड़ा गया। कम से कम अपने इर्द गिर्द की तो ज़रूर रखती हूँ। वो हंसने लगी तो फ़र्क मुंह बनाकर चला गया। वाकई क्या हमना बहुत शकी है? मीरब ने तजस्सुस से पूछा। हाँ यार, उसी स्कूल में पढ़ाती है जहाँ मैं पहले जॉब करती थी। मैं शाम को तुम्हारी तरफ आऊँगी। अभी तो बहुत देर हो रही है। नौरीना को अचानक जाने की पड़ गई तो जल्दी जल्दी अपना बैग उठाकर चलती बनी। वो भी अपने सामने बिखरे कागज़ों को तो गौर से देखने लगी। शाम को नौरीना आई तो उसने नौरीना को अदील भाई की बात बताई। वो भी सोचने लगी। क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वो मिस्टर XYZ ना भी होता तब भी मैं कम से कम मैं तुम्हें वासिफ से शादी का मशवरा तो हरगिज़ ना देती, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। तुम ठहरी बुज़दिल, साबिर, खामोश रहने वाली। तुम्हारी तरफ से मुझे हमेशा खतरा रहता है कहीं तुम मारे मुरव्वत के अपना नुकसान ना करवा बैठो। वो वाकई बड़ी परेशान लग रही थी। ये मिस्टर XYZ कौन है? वो अनजान भरकर पूछने लगी। कोई भी होगा, शायद कर्नल। नहीं, कर्नल साहब के साहबजादे हैं ना। कर्नल साहब तो खासे एजड होंगे। नौरीना, आई विल किल यू। उसने तकिया उठा लिया उसे मारने के लिए। अरे भाई, यहाँ क्यों जंग छिड़ी हुई है? अदील भाई वहाँ से गुजरते हुए ठहर गए। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, कैसे हैं आप? नौरीना उन्हें देखकर संजीदा हो गई। फ़ाइन।
ये हमारी मीरब गुड़िया को क्या हुआ, इतनी लाल भभूका क्यों हो रही है? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। उसने बेख्तियार दुपट्टे के कोने से चेहरा रगड़ा। नौरीना मुड़कर उसे मानीखेज नज़रों से देखने लगी। पता नहीं आजकल वो इतनी दिलबर्दाश्ता क्यों रहने लगी थी। हालांकि आजकल तो घर में खुशी की फवारें बरस रही थी। अदील भाई की सेहतयाबी कोई कम नेमत तो ना थी, वो भी खुश थी, लेकिन ज़रा सी बात पर मिजाज को बरहम कर डालती। सही कहा है किसी ने, इंसान के अंदर का मौसम अच्छा हो तो सब अच्छा लगता है, लेकिन मेरे अंदर भी सब अच्छा है, फिर भी सब कुछ बुरा लगता है। उसने बड़े मज़े से उस कॉल को रद्द कर दिया और तैयार होने के लिए मजबूरन खड़ी हो गई। आज आज़िर भाई और शमीम भाभी ने अपने घर बुलाया था और अगले हफ्ते वो वापस जा रहे थे, इसलिए आज रात अपने खाने पर बुलाया था। उसका दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन अम्मी की नाराज़गी वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। नीला कॉटन का सूट और चुनरी का दुपट्टा ओढ़कर उसने सूट से मैचिंग के आवेज़े कान में डाले और हल्की सी लिपस्टिक लगाकर बाहर चली आई, जहाँ अम्मी उसे आवाज़ें दे रही थीं। बाल तो थोड़े ढीले बांधा करो, बीच की मांग निकालकर कस कर चोटी बांधे देखकर अम्मी ने टोका। इतने लंबे बालों का यही हो सकता है, कहें तो बाल सेट करवा लूँ। उसने अम्मी को तंग करने के लिए कहा। वो हस्बे तवक्को से घूरने लगी, वो मुस्कुराने लगी। आज़र भाई के घर वाले बहुत अच्छे थे, उनकी वालदा, भाई और भाभी बहुत इखलाक से मिले थे। अम्मी तो सादिया आंटी से बातों में मसरूफ़ हो गई। शर्मीन भाभी किचन में थी, नादिया भाभी भी कभी इसको कंपनी देने लगती, कभी किचन में चली जाती। तीनों मर्द हजरात भी ताज़ा तरीन सियासी हालात पर बहस कर रहे थे। वो बेइंतहा बोर होने लगी। तभी शर्मीन भाभी अंदर दाखिल हुई, उनके पीछे आने वालों को देखकर दंग रह गई। कर्नल आफ्ताब अफरीदी, अजान और एक साहब भी साथ थे। कर्नल आफ्ताब तो उसे देखकर बेहद खुश हुए और उससे नाराज़गी का इजहार कर रहे थे कि उसने दोबारा फ़ोन ही नहीं किया। शर्मीन भाभी ने सबका आपस में तारुफ करवाया। कर्नल साहब उनके वालिद और अजान अफरीदी, शाहान अफरीदी उनके भाई थे। लेकिन आप कैसे जानते हैं मीरब को? शर्मीन भाभी को बेहद तजस्सुस था, बाकी सब भी जानने के ख्वाहिशमंद थे। मीरब ने जल्दी से बता दिया। कर्नल आफ्ताब तो उसकी बेहद तारीफ़ें कर रहे थे। वो खामखा शर्मिंदा हो रही थी और नज़रें उठाने की कतई गलती हरगिज़ नहीं कर रही थी। उसने कितने मज़े से फ़ोन पर उसकी बुराई की थी। वो यकीनन हिसाब किताब ज़रूर लेगा। जिसका डर था वही हुआ। खाने के बाद सब दोबारा ड्राइंग रूम में बैठकर बातों में मसरूफ़ हो गए। शर्मीम भाभी उसे अपने कमरे में ले आईं। नादिया भाभी की बेटी उन्हें तंग कर रही थी, वो उसे सुलाने अपने कमरे में चली गई और शर्मीन भाभी आहत को सुलाते हुए उससे बातें करने लगी। मीरा प्लीज़ तुम कभी कभी हमारे घर, मेरा मतलब है पापा से फ़ोन पर बात कर लिया करो। बहुत लोनली फील करते हैं मेरे बगैर। यूँ भी शाहान भाई की वजह से बहुत अपसेट रहते हैं, लेकिन फ़ौजी हैं, कभी किसी से कुछ नहीं कहते। शर्मीन के लहजे में बाप के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। शाहान भाई की वजह से क्यों? दरअसल वो दोबारा शादी करने पर राज़ी नहीं है और अजान बहुत ज़िद्दी है, वो भी नहीं कर रहा। कहता है पहले शाहान भाई का नंबर है सो इनकी ही होगी। दोबारा क्या मतलब? उसने उलझ कर पूछा। हुई थी उनकी शादी, बहुत देखभाल के की थी हमने, लेकिन नाइमा को उस घर से मतलब ही नहीं था। रात गए तक घर लौटती थी। खुद उसका मैका हमारे घर से 2 कदम के फासले पर ही था, सो सारा दिन वहीं रहती थी। बस इन्हीं बातों की वजह से दोनों की लड़ाई रहती थी। फिर एक दिन आस हो गया तो उन्होंने उसे काट में लिटाया। वो पूरी तवज्जो से उनकी बात सुन रही थी, नादरा की बातों को यहीं किसी कड़ी से जोड़ना चाह रही थी, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा था। नाइमा की ख्वाहिश थी उसकी छोटी बहन भी अजान के लिए उस घर में आ जाए, और अजान के इनकार पर आपी आज़र भाई बुला रहे हैं। दरवाजे पर हल्की नॉक के साथ अजान ने दरवाज़ा खोलकर कहा। शर्मीन भाभी खड़ी हो गई। मैं आती हूँ मीरब, तुम बैठो। वो जल्दी से चली गई। आपको याद है आपने क्या कहा था फ़ोन पर? वो अंदर चला आया। वो बहुत एतमाद से खड़ी थी। लेकिन आपको कहाँ याद होगा, आपके नज़दीक लफ्ज़ तो यूं भी बेतौकीर हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? उसने नागवारी से उसे देखा। मुझे याद है मैंने क्या कहा था और मुझे अपने लफ्ज़ों पर कतई शर्मिंदगी नहीं, वो ढिठाई से कह गई। बाज़-औक़ात ऐसा क्यों होता है, जो हम उन्हें कहना नहीं चाहते वो कह जाते हैं, और जो सोचते हैं वो अल्फाज कहीं गुम हो जाते हैं। ज़हन बगावत कर देता है और ज़बान लफ्ज़ों को तब्दील करके किस कदर हरजाईपन का सबूत दे देती है। मैंने हरगिज़ नहीं पूछा। फिर क्यों बता रही हैं? क्या आपको वाकई शर्मिंदगी है? वो उसके चेहरे को बगौर देख रहा था। इससे पहले वो उसका चेहरा मज़ीद पढ़ पाता, वो रुख फेर कर बेगानगी से खड़ी हो गई। मैं सिर्फ इतना मालूम करना चाहता हूँ कि मेरी गलती, जिसे आप भी फरामोश कर चुकी थी, यकायक मेरी बुराई में किस तरह तब्दील हो गई, या ये नादिर मालूमात आपको किसी और ने फराहम की हैं। वो गुस्से में हरगिज़ नहीं था। मीरब को हैरत हुई थी कि उसने आज तक गुस्से में नहीं देखा था। हालांकि उसने उसे हर बार बहुत कुछ कह दिया था और आखिरी बात तो खासी बुरी कही थी। बहुत खूब। वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट लिए पलट कर उसे देखने लगी।
यानी आपको यकीन है कि ये बात मुझे किसी ने बताई है। उसका अंदाज सरीहन मजाक उड़ाने वाला था, लेकिन वह मुकम्मल ज़ब्त किए खड़ा बगौर उसे देख रहा था। फिर जैसे किसी नतीजे पर पहुंच गया और सर हिलाने लगा। ओह, तो मेरा शक दुरुस्त था, ये मोहतरमा नादरा बतूल का काम है। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। वो जाने को मुड़ा, फिर ठहर गया। वो बात जो सिर्फ मेरे लिए थी और सिर्फ मैंने सुननी थी, किसी और को बताकर दुश्मनी क्यों मोल ली आपने? क्या कहना चाहते हैं आप? वो उसे देखने लगी। लोगों को परखना सीखें, अपने पराई की तमीज़, खरे खोटे की पहचान, मोहब्बत करने वालों और हासिदों में फ़र्क करना सीखें। मेरे अलावा आप हर किसी से हर बार बेवकूफ़ बनने पर तैयार रहती हैं। सब को छोड़कर सिर्फ उस एक पर एक बार एतबार करें। वो गंभीर आवाज़ में कहता तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। और साकित और सामत बंद दरवाजे को न जाने कितनी देर तक देखती रही। कितना वाज़ेह एतराफ़ कर गया था और महज चंद मुलाकातों में उसकी शख्सियत का कितना गहरा और कितना सही तज्ज़िया किया था उसने। मीरा बेजान मुजस्मे की तरह खड़ी थी। उसकी तमाम सोचें सिर्फ एक नुक्ते पर आकर ठहर गई थी। जो बात सिर्फ मेरे लिए थी वो मैंने सुननी थी। वो दूसरों को बताकर क्यों दुश्मनी मोल ली आपने? सबको छोड़कर सिर्फ सिर्फ उस एक पर एक बार एतबार करें। शर्मीन भाभी अंदर आई तो वो चौंक उठी। अम्मी जाने के लिए तैयार खड़ी थी और उसे बुलाया जा रहा था। वो प्रागंदा जहन लिए वहाँ से चली आई। खुद पर पर्दा डालने का अच्छा तरीका है, उसने मस्बत सोचों को एक बार फिर झटक दिया। अगले दिन वो नोरीना के घर चली आई। वो सब कुछ उसके साथ शेयर करना चाहती थी। आखिर को वो उसकी बेहतरीन और पुरखुलूस दोस्त थी। नोरीना घर पर थी और बेहद खुश थी। उसने जो खबर सुनाई वो सुनकर मीरब को खुशी हुई। ये बता, किस से हो रही है तेरी मंगनी? मीरब ने उसे बेड पर धकेला और ख़ुद भी करीब बैठ गई। उसी से उसने शरारत से आंख मारी। क्या कह रही हो? तुम तो कह रही थी कि उसकी शादी हो गई है। मीरब को नोरीना की उदासी और मायूसी सी कैफियत याद आ गई। हो गई थी, मैं समझती थी कि वो खुशकिस्मत है, लेकिन वो बदकिस्मत थी जो उसको छोड़कर चली गई। बस आज ही सुबह ही बाबा से बात की थी, अंकल ने कल शाम को आएंगे। तुम ठहरोगी ना रात तक? नोरीना के चेहरे पर सच्ची खुशी के गुलाब खिले थे। वो अपनी मोहब्बत में वाकई सच्ची थी, जो इतने कर्ब और इंतज़ार के बाद उसे हासिल कर रही थी। मीरब ने गले लगाकर उसे ढेरों मुबारकबाद दी। नहीं, बस चलती हूँ, मैं तो एक काम से आई थी। क्या काम? बोलो भई, आज बड़े से बड़ा काम कह दो, ज़रूर कर दूँगी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था इतनी खुशी के वक्त वो उसे अपनी उलझनें बताए, लेकिन नोरीना के बेहद मजबूर करने पर उसने अलिफ से ये तक सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर नोरीना हंसने लगी। वो नाराज़गी से नोरीना को हंसते हुए देख रही थी। तुम नादरा हासद की बातों में आ गई। बहुत अफसोस की बात है मीरब, लोगों की पहचान तुम्हें कब होगी? सब यही कहते हैं, लेकिन गलत बात है ये, और मुझे लोगों की पहचान है। वो सोफे पर जाकर बैठ गई। नोरीना फिर हंस दी। सब कौन? कोई भी। लेकिन अगर पहचान ना होती तो तुम मेरी दोस्त ना होती। उसने फ़ख्र से नोरीना को देखा। नोरीना ने आगे बढ़कर उसका रुखसार चूम दिया। तुम खुद इतनी अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें मिल गई। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे काम आई। और हाँ, नादरा की बातों को भुला दो, वो कभी किसी का अच्छा नहीं सोचती। अब तुम बताओ, मेरे साथ बाजार चलो, कुछ लाना है। वो इतनी जल्दी रंग बदलती थी कि मीरब ताज्जुब से उसकी शक्ल देखती रह जाती। अरे भाई, हैदरी तक जाना है, फिर तुम्हें घर छोड़ आऊँगी। नोरीना ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराकर उसे मुतवज्जा किया। वो सांस भर कर रह गई। अगले दिन नोरीना की मंगनी थी। वो दोपहर को ही चली आई। उसकी अम्मी बेहद खुश थी। नोरीना घर में आखिरी नंबर पर थी। वो उसकी तरफ से बेहद परेशान रहती थी और उसने तो शादी ना करने का फ़ैसला किया हुआ था, जो उनके लिए सुहाने रूह था। लेकिन अब वो खुशी खुशी राज़ी हो गई थी, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा खुशी थी। मीरब नोरीना की भाभीियों के साथ मिलकर काम कर रही थी और नोरीना अपने कमरे में घुसी बिला वजह शर्मा रही थी। अरे ये एक्टिंग बंद करो, ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही। मीरब ने उसकी कमर में धमोका जड़ा। तमीज़ से, अगर मैं अड़ गई तो तुम्हारी शादी नहीं हो सकेगी। मेरी शादी का तुमसे क्या ताल्लुक? वो बेड पर दराज हो गई। बता देंगे वक्त आने पर। नोरीना चेहरे पर मास्क लगाकर बैठ गई। वो कंधे उचकाकर कपड़े इस्त्री करने लगी। नूर की बच्ची, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि कर्नल अंकल तेरे होने वाले ससुर हैं? गेट से जब जाने पहचाने चेहरे अंदर दाखिल हुए तो वो हवास बाख्ता नोरीना के कमरे में दौड़ कर आई। मैं चाहती थी कि अच्छे लोगों की पहचान तुम खुद करो, और ये घराना जितना ऑनरेबल है इसका तुम्हें पता चल ही गया होगा। नोरीना ने मोहब्बत से उसके शानों पर हाथ रखकर उसका रुख अपनी जानिब फेरा। शाहाना अफरीदी और अजाना अफरीदी दोनों बेहद डिसेंट और मजबूत किरदार के मालिक हैं। नादरा की सारी बातें महज झूठ थीं। लोगों की परख महज अपने तजर्बे से करो। और मरवत अच्छी बात सही, लेकिन हर शख्स मरवत के काबिल नहीं होता। और नादरा तो कतन नहीं, क्योंकि वो नायमा की कज़न है और वो लोग अंकल का भला कभी नहीं चाह सकते। तुम कैसे जानती हो उन लोगों को? वो नज़रें चुरा कर
खड़ी हो गई। पापा, अंकल और निज़ामी अंकल तीनों गहरे दोस्त हैं। भाई हमारी दुल्हन कहाँ है? शर्मीन भाभी अंदर दाखिल हुई तो उसे खड़ा देखकर खुशी से चीख उठी। नोरीना का घर बुका नूर बना हुआ था। हर तरफ कह कहे और खुशियाँ थी। वो अपनी प्लेट ले लिए कोने में खड़ी थी। आफ्ताब अंकल एक बार फिर से उसे देखकर बेहद खुश थे। भाई हमारे हर रास्ते पर हमारी बेटी इस्तकबाल को खड़ी होती है। उनकी बात पर उसने चोर नज़रों से अजान की जानिब देखा जो उसे ही गहरी नज़रों से देख रहा था। उसने जल्दी से अपनी नज़रों का रुख बदल दिया। दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। वो नहीं चाहती थी कि उसके सामने हार मान ले। उसे एक जानिब खड़ा देखकर वो उसकी जानिब चला आया। अपनी सहेली की इंगेजमेंट पर आप खुश नहीं हैं? आपका क्या ख्याल है? ये खुशी की बात नहीं है? उसने जवाबन सवाल कर दिया। बिल्कुल है, लेकिन आप कहाँ गुम है? वो न जाने क्या पूछना चाह रहा था। मीरब ने यहाँ से जाने में ही आपे समझी और प्लेट टेबल पर रखकर जाने लगी। मीरब ठहरिए। उसकी आवाज़ पर वो ना चाहते हुए भी रुक गई। एक हल्का सा तबस्सुम अजान की लबों पर दौड़ गया। पहली मुलाकात में मुझे बेहद अफसोस हुआ था कि मैं शहर मैगज़ीन का एडिटर नहीं हूँ और आपसे मुलाकात शायद फिर कभी ना हो सके, लेकिन जिन्होंने मिलना हो वो हर गाम पर मिलते हैं। मुझे यकीन आ गया है। फिर मुझे हैरत होती रही कि आप मुझसे बदगुमान क्यों हैं। वो वजह भी पता चल गई। क्या आप अब भी बदगुमान हैं? उसके करीब खड़ा वो उसे सहज़दा कर गया था, इसलिए बेख्तियार नफ़ी में गर्दन हिला दी। थैंक यू सो मच। वो बेइंतहा खुश था। आप वासिफ को कैसे जानते हैं? अजान के बदलते मूड को देखकर उसने जल्दी से पूछा कि कहीं वो कुछ और भी न कह जाए। और मीरब का चेहरा तो यूं भी खुली किताब की माने था। सब कुछ पता चल जाता। आप वाकई दुनिया की सबसे बड़ी बेखबर लड़की हैं। वो शरारत से मुस्कुराया। जी हाँ, वो उसी लहजे में बोला। उसका अंदाज हनूर शरारती था। अदील के तवस्सुत से वासिफ से मुलाकात तो 2 साल पहले ही हो चुकी थी। हाँ, ये इत्तफाक है कि कभी आपसे मुलाकात ना हो सकी, जबकि मैं एक बार वासिफ के हमरा आपके घर भी आया था, लेकिन आप मौजूद नहीं थी। वो उसकी मालूमात में इजाफा कर रहा था। मीरब को इस बात में कतन कोई शक नहीं था कि इतनी दोस्ती के बाद वासिफ ने उसे ये क्यों नहीं बताया होगा कि अदील की बहन उसकी फियांसी है। वो पल के झुकाए उंगलियां मरोड़ती खासी टेनिस थी। अजान ने गहरी नज़रों से उसके चेहरे पर बिखरी परेशानी को पढ़ा और फिर आहिस्तगी से गोया हुआ। वासिफ आपको बहुत मैं अंकल के पास जा रही हूँ। उसे तेजी से अजान की बात काटी। क्यों? उसने आगे बढ़कर उसकी राह रोकी। वो दरअसल अंकल उस दिन मिलना चाह रहे थे, मैं पूछ ही ना सकी। वो उससे नज़रें चुराकर पलकें तेजी से चपकती हुई कह रही थी। ना जाने क्यों आंखों में ढेरों जलन हो रही थी। अरे उनसे मत पूछिए, मत पूछ बैठिएगा। फिर आप किसके बहाने से बाहर भागेंगी? वो तो ज़बरदस्ती आपसे बात मनवाएंगे। मीरब ने पलकें उठाकर उसे देखा जो बहुत इत्मीनान से खड़ा था। फिर खामोशी से नोरीना के पास चली आई। उसका दिल हर शय से उकता चुका था। अब वो घर जाने का सोच रही थी। नोरीना के बेहद इसरार पर के बावजूद वो ठहरी नहीं और बैग का स्ट्रैप शानों पर डाले जमाकर चुपके से जाने लगी। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? रात का वक्त है और अकेली कैसे जाओगी? अभी ठहर जाओ, भाईजान खुद छोड़ आएंगे। नोरीना ने उसका बाजू पकड़कर खींचा, लेकिन वो ज़िद में आ चुकी थी। इसलिए नोरीना को मसरूफ़ देकर आंटी से इजाज़त लेकर ये कहती कि अदील भाई लेने आए हैं, चली आई। उसे यकीन था अदील भाई खाला को राज़ी कर लेंगे और अजान आफरीदी जो उसके दिल में उतर चुका है, लेकिन किस्मत की लकीरों में कहीं नहीं, उसे कभी भी नहीं मिल सकता। वो अपनी सोचों में गुम थी, इसलिए स्टॉप से खासी आगे निकल गई। बस के हॉर्न पर उसने हाथ का इशारा किया, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने उकताई नज़रों से दूर जाती ठहरती बस को देखा और फिर पलट कर आने लगी कि सफ़ेद गाड़ी उसके करीब आकर ठहर गई। वो नीचे उतरकर उसके करीब आया। वहाँ से क्यों क्यों चली आई? उसके संजीदा अंदाज में मीरब ने बेख्तियार उसकी जानिब देखा। आज पहली बार वो इस कदर संजीदा नज़र आया था, वरना हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर रक्सा रहती थी। बैठिए। उसे खामोश देखकर अजान ने मज़ीद कुछ कहे बगैर फ्रंट डोर खोला। वो इनकार करना चाहती थी और उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी ना कर सकी। गाड़ी स्टार्ट करके उसने एक नज़र मीरब के खामोश चेहरे को देखा, जहाँ एक उलझन थी। वासिफ सही कहता है कि आप ना तो मोहब्बत करने वालों की कदर करती हैं और ना खुद अपनी मोहब्बत की कदर करती हैं। आप तो इस कदर लाइल्म है कि ये भी नहीं जानती कि कौन आपसे मोहब्बत करता है और आप किस से मोहब्बत करती हैं। ऐसी बात नहीं है और आप मुझसे इस तरह बात मत करें। ओह! उसने एक लंबी सांस भरकर अफसोस भरे अंदाज में गर्दन हिलाई। इतनी बेयकीन क्यों हैं आप? मैं बिल्कुल भी बेयकीन नहीं, बल्कि मुझे यकीन है कि जिसकी मोहब्बत के बारे में आप मुझे बता रहे हैं, तो दिल भाई भी उसका साथ क्यों ना देंगे। वो खाला को मना कर ले आएंगे और
उसका लहजा नम होने लगा तो उसने अपनी बात अधूरी छोड़कर खिड़की से बाहर झांकना शुरू कर दिया। कितनी जोदरंज हो रही थी वो अजाना अफरीदी, जो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल के मसनद पर विराजमान हो चुका था। वो कितने मज़े से वासिफ की सच्चाइयों का उसे यकीन दिला रहा था। हर शख्स उसका दुश्मन हो चला था। वो कब से अदील भाई का इंतज़ार कर रही थी कि वो आएंगे तो सारे मसाइल एक एक करके ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी उसके लिए कुछ नहीं किया था। गाड़ी ठहर चुकी थी और वो पूरी तवज्जो से उसे देख रहा था। वासिफ ने बारहा मुझसे पूछा था कि अजान, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप किसी और को इस कदर चाहें लेकिन दूसरे पर उसका मुतलक असर ना हो? तो मैंने उससे हर बार यही कहा कि मोहब्बत ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जाती, बल्कि ज़बरदस्ती हासिल की गई मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती, महज आपकी ज़िद होती है, क्योंकि मोहब्बत तो एक नज़र में ही हासिल हो जाती है। ज़ोर ज़बरदस्ती की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वासिफ कहता था, अजान, मेरे जज्बे में वाकई खलूस की शिद्दत नहीं है, इसलिए आज तक वो कभी भी मेरे आने पर मेरी किसी बात पर मुस्कुराई नहीं। मेरे जज्बों ने कभी उसको मुतासिर नहीं किया। अजान की गंभीर आवाज़ उसकी समातों में उतर रही थी और उसे खुद से नफरत हो चली थी कि उसने वासिफ के साथ अच्छा नहीं किया था। अच्छा हुआ कि उसे खुद ही एहसास हो गया, वरना आपकी कम हिम्मती और आपकी बेयकीनी ना जाने और कितनी तबाहियां फैलाती। आखिरी जुमला वो ज़रा शगुफ्ता लहजे में बोला। मीरब ने ध्यान ही नहीं दिया। मीरब, उसकी धीमी पुकार पर मीरब ने बहुत ध्यान से उसे देखा। वो गाड़ी स्टार्ट करके सड़क पर नज़रें जमाए बैठा था। अचानक उस पर निगाह डाली, उसे सवालिया नज़रों से देखती रही। मीरब, जब कोई किसी से मोहब्बत करता है ना, तो उस मोहब्बत में वो अपना नुकसान तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उसका नुकसान नहीं देख सकता जिसको वो चाहता है। मीरब कुछ ना समझ आने वाली नज़रों से उसे देखती रही। आ जाएगा समझ चंद लम्हों में, अजान ने गोया उसका मजाक उड़ाया। मीरब, जो उसके बातों से खासी पुरसुकून हो चुकी थी, उसकी इस बात पर नाराज़ हो गई और फिर उसके इतना कुछ कहने के बावजूद खामोश रही। जिस समय उसने मीरब के घर के आगे गाड़ी रोकी, वो तेज़ी से उतरकर जाने लगी। मीरब, उसकी पुकार पर वो ठहर गई, लेकिन उससे नज़रें मिलाने से गुरेज किया। वो तो उसका चेहरा पढ़ लेता था और जो कुछ उसके दिल में था वो सब उसका चेहरा अयां कर रहा था। वो रुख फेरे दरवाज़ा खोले मुंतज़िर थी कि वो कहे, अदील खाला को मनाकर हरगिज़ नहीं लाएंगे। हर कोई आपकी तरह इर्द गिर्द से बेनियाज नहीं होता। मीरब ने मुड़कर बेयकीनी से उसे देखा। अजान ने पूरी सच्चाई से सर हिलाया। मीरब के अंदर ढेरों सुकून उतरने लगा। एक गहरी सांस भरकर वो सीट से टेक लगाकर बैठ गई। लाएं, अब जो मेरे लिए है वो मुझे दे दें, मैं मुंतज़िर हूँ। क्या? उसने हैरत व इस्तजाब से उसके मुतबस्सम चेहरे को देखा। वो इकरार जो आप नादरा के सामने कर आई थी, मैंने उसे कुछ नहीं बताया था, वो खुद ही समझ गई थी। कहने को तो उसने रवानी में कह दिया, लेकिन आखिर में ज़बान दांतों तले दबा दी। अजान का जानदार कहकहा उसके रहे से होश उड़ाने लगा। वो ब्लश होती तेज़ी से अपने घर की जानिब भागी। इसके साथ इस कंप्लीट नावल का इख्तिताम होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।